हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल और आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी तो काफ़ी अच्छी चल रही है। आज हम पढ़ेंगे सीए फाइनल एफआर का इंडेस 38 दैट इज इंटेंजिबल असेट्स। अ स्मॉल टॉपिक बट इम्पॉर्टेंट वन, एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। हम क्या क्या कवर करेंगे? हमारी कवरेज इंक्लूड करेगी आईसीए के सारे स्टडी मैट के क्वेश्चंस, जिसमें इलस्ट्रेशंस, टेस्ट योर नॉलेज प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। बट एक्सेप्ट 4 क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस? क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12 ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अभी क्वेश्चंस हम क्यों कवर नहीं कर रहे? रीजन बीइंग, ये मैं आपको एज अ होमवर्क या सेल्फ प्रैक्टिस दे रहा हूँ। अब पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद हमारी इतनी तो नॉलेज डेवलप हो जाएगी इस चैप्टर की कि हम 4 क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस कर सके, खुद से सॉल्व कर सके। ठीक है, बट स्टिल अगर किसी स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है या कोई भी पॉइंट समझ नहीं आ रहा, कुछ ट्रिकी लग रहा है, कुछ कंफ्यूजन लग रही है, मुझे कमेंट्स में बताइए। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट क्वेरी इन द कमेंट्स एज वेल, या फिर मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा उस क्वेश्चन की। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन 4 क्वेश्चंस की एक बार करके देखना। क्वेश्चन कौन से? क्वेश्चन 9, 10, 11, 12 ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमें कहाँ से मिलेंगे? काफ़ी लोगों को पता है, आईसीए की स्टडी मैट में ही ये इंक्लूडेड है। इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो आईसीए की बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की वेबसाइट का होगा। ठीक है, तो आप वहां से भी इसको एक्सेस कर सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। अब सेकंड क्वेश्चन जो आपके माइंड में आएगा कि ये वीडियो एप्लीकेबल किसके लिए है, कौन से अटेम्प्ट के लिए? तो अपकमिंग मई 26 एंड सितंबर 26 अटेम्प्ट के लिए तो ये एप्लीकेबल है। जनवरी, मई, सितंबर 27 के लिए भी एप्लीकेबल है, और उसके बाद भी एप्लीकेबल है क्योंकि ज़्यादातर एफआर में कोई चेंजेस आते नहीं। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है एक स्टूडेंट के माइंड में कि क्या ये वीडियो मेरे लिए रेलिवेंट है भी कि नहीं, मैं इसको देखूँ कि भी नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम एफआर पढ़ रहा हूँ या सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। तो देखो, इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट्स कवर करे गए हैं, तो ऑफकोर्स ये रेलिवेंट तो है। बस आपको करना क्या होगा, पहली बार पढ़ रहे हो, नई चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा फोकस करना होगा और आपको चीज़ें समझ आएगी। एक बार ट्राई कर लेना। और ऑफकोर्स रिवीजन में तो एप्लीकेबल है ही, रिवीजन वालों को तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं। फिर इसके अलावा जो मैंने ऊपर पॉइंट्स कवर करे, कोई और क्वेश्चन है आपके, कोई डाउट्स है, सजेशन है, मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं एक बार देख लूंगा। आपका काम क्या है, ये मेन है। ठीक है, आपको क्या करना है इस वीडियो को देखते वक्त? एक तो स्टे फोकस्ड, ध्यान से देखो, समझो, चीज़ें समझ आएगी। कोई डाउट्स है कमेंट्स में पूछो। अगर पॉसिबल हुआ, ज़रूरी नहीं है, कुछ इस वीडियो के टाइम स्टैम्प्स बना देना, क्वेश्चन बेस्ड या कॉन्सेप्ट बेस्ड, जैसा भी आपको लगे टाइम स्टैम्प बना देना। बाकी स्टूडेंट्स को भी काम आएगा, आपको भी फ्यूचर में फिर से अगर देखोगे वीडियो, किसी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन में जाना हो तो काम आएगी। इन द एंड अगर मन करे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इससे होगा क्या? ऑफकोर्स मेरा बेनिफिट होगा, बट एक सीए फाइनल वाले स्टूडेंट्स का भी बेनिफिट होगा। फॉर मैक्सिमम रीच टू सीए फाइनल वॉरियर्स जस्ट लाइक यू, जो भी आपकी तरह सीए फाइनल के वॉरियर्स है, वहां तक ये वीडियो पहुंच जाएगी। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। ऑल द वेरी बेस्ट। इंड एस 38 इंटेंजिबल एसेट्स। इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, Sun Limited has an expertise in the consulting business. In years gone by, the company gained a 30% market share for its services business and intends to recognize it as an intangible asset. Evaluate whether the action taken by the company is justified. मार्केट शेयर इसने गेन करा है। मार्केट शेयर को कभी हम इंटेंजिबल एसेट नहीं बना सकते। रीजन मीन, क्योंकि ये एक आइडेंटिफाइबल नहीं है। इसको ना ही हम अपनी कंपनी से सेपरेट कर सकते हैं, ना ही हमें कुछ ये कॉन्ट्रैक्चुअल या लीगल राइट्स की वजह से मिला है। इट इज़ नॉट अ identifiable asset. So market share does not meet the definition of intangible asset as it is not identifiable. It is neither separable and nor has arisen from contractual or legal rights. ना हमें किसी लीगल राइट्स की वजह से मिला है, ना हमें किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मिला है, ना ही एंटिटी से सेपरेट हो सकता है, क्योंकि मार्केट शेयर एंटिटी के साथ ही रह सकते हैं, इसको हम अलग से बेच नहीं सकते। तो इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन इंटेंजिबल एसेट। Second illustration, company has provided training to its staff on various new topics like GST, India's, etc. to ensure the compliance as per required law. Discuss whether the company can recognize such cost of staff training as intangible asset. तो कंपनी ने कुछ कॉस्ट इंकर करी है टू ट्रेन इट स्टाफ ट्रेनिंग को वो इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ना कि पीएनएल में एक्सपेंस डालना चाहते हैं। तो इंटेंजिबल एसेट तो इसको नहीं रिकॉर्ड कर सकते एज पर इंडिया 38। रीजन मीन, स्टाफ हमें कभी भी छोड़ के जा सकता है, जरूरी नहीं है कि हमने उनको उसको ट्रेनिंग दी है तो हमारे साथ ही रहेगा। तो इट इज़ नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी कि वो कब स्टाफ छोड़ के जाए।
तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स है तो सही, क्योंकि अगर वो कंपनी में रहेगा तो अपना मतलब उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसका वर्क बढ़ेगा, क्योंकि उसको अलग अलग टॉपिक्स पे जो नए नए लॉज है उसके बारे में ट्रेनिंग है उसके बारे में उसे पता है। बट कभी वो छोड़ के जा सकते हैं, कंपनी के कंट्रोल में नहीं है, तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स सर्टेन नहीं है इसके। ठीक है, सॉल्यूशन कहते हैं इट इज क्लियर दैट द कंपनी विल ऑब्टेन इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द वर्क परफॉर्म बाय द स्टाफ एज इट इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। तो इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगी, बट इट डज नॉट हैव अ कंट्रोल ओवर देम बिकॉज स्टाफ वुड चूज टू रिजाइन द कंपनी एनी टाइम एज द कंपनी लैक्स द एबिलिटी टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस ऑफ अदर्स टू दोज बेनिफिट्स। ठीक है, यानी कोई और भी उसके बेनिफिट को एक्सेस कर सकता है, उसके पास एबिलिटी नहीं है टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस ऑफ दो अदर्स टू दोज बेनिफिट्स। देयरफॉर द स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट डज नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट क्या कहता है? द कंपनी शुड हैव अ कंट्रोल ओवर इट एंड द कंट्रोल टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस टू अदर्स, यानी किसी और कोई और उसको एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे कि अगर कोई सॉफ्टवेयर है उसका हमें लाइसेंस परचेज करना पड़ता है, कंपनी जिसका लाइसेंस है उसने एक रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, अगर पैसा दो तभी उसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो एक रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। बट स्टाफ का क्या, वो हमें कभी भी छोड़ के जा सकते हैं, तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं उसमें। Illustration 3. Pluto Limited intends to open a new retail store in new location in the next few weeks. Pluto Limited has spent a substantial sum on a series of television advertisements to promote this new store. Advertisement उसने काफी करी है, इसमें पैसा खर्चा। The company has paid an amount of 8 lakh for advertisement before 31st of March 2001. 7 lakh of this sum relates to advertisement shown before 31st of March and 1 lakh to advertisement shown in April. Okay. 8 लाख में से 7 लाख रुपए 31 मार्च 2001 से एक है उससे पहले के, और 1 लाख रुपए 31 मार्च 2001 के बाद है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। Since 31st March, the company has paid for further advertisement costing 4 lakh. Pluto Limited is of the view that the cost can be carried forward as intangible assets since market research indicates that this store is likely to be highly successful. Analyze the treatment of the above cost in the financial statements for the year ended 31st March 2001. सबसे पहली बात, इंडेस 38 यानी इंटेंजिबल एसेट्स के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट को हम कभी भी इंटेंजिबल एसेट्स नहीं मानेंगे। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट्स। रीजन इसकी क्या है? क्योंकि इसके एक तो सबसे पहले आइडेंटिफाइबल नहीं होते ये। ठीक है, इट इज़ नॉट आइडेंटिफाइबल, इसकी कॉस्ट अच्छे से रिलायबली मेजर नहीं कर सकते, अगर कर भी दो बट स्टिल प्रोहिबिट है। कोई भी रीजन हो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस प्रोहिबिट है। ठीक है, तो अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करे उसको हम पीएनएल में ही डालेंगे, एक्सपेंस के बेसिस पे, एक्रूअल बेसिस पे डालेंगे, जैसे जैसे एक्रूअल बेस अकाउंटिंग में करेंगे जैसे जैसे खर्चा हुआ है। तो 31 मार्च 2001 से पहले पीएनएल में 7 लाख रुपये चला जाएगा। अगले साल जो अप्रैल में हमने करा है, सॉरी 7 लाख चला जाएगा पेमेंट का, 1 लाख रुपये हम प्रीपेड में शो कर देंगे कि 31 मार्च 2001 को। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस शो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 4 लाख रुपये हमने अगले साल करे तो अगले साल में पीएनएल में चला जाएगा जैसे जैसे एक्रू होगा। ये एक प्रीपेड एसिड बन जाएगा, फिर उसको हम अगले साल में प्रीपेड एसिड को रिवर्स कर देंगे जब उसका एक्सपेंस होगा। ठीक, क्या कहते हैं इसका सोल्यूशन? अंडर इंडियस 38, intangible assets can only be recognized if they are identifiable and have a cost which can be reliably measured. These criteria are very difficult to satisfy for internally developed intangibles. Okay, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इंटेंजिबल तो है बट इसके लिए वेरी डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई इंटरनली डेवलप्ड इंटेंजिबल्स, तो इसलिए हम ये प्रोहिबिट कर देते हैं इंडियस 38 की, इसमें पढ़ने का ही नहीं। For these reasons, India 38 specifically prohibits recognizing advertising expenditure as an intangible asset. उसने prohibit ही कर दिया। The issue of how successful the store is likely to be does not affect this prohibition. Therefore, such cost should be recognized as an expense. जितना मर्जी हमारा स्टोर सक्सेसफुल हो जाए, कोई लेना देना नहीं। इंडिया 38 ने बोला नहीं तो नहीं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, सॉरी इंटेंजिबल एसेट में नहीं क्रिएट करेंगे इसको। However, the cost would be recognized on accrual basis. Therefore, advertisement paid before 31st of March, जो कि 7 लाख रुपए है, would be recognized as an expense and 1 lakh as a prepayment in the year ended 31st March 2001. Prepayment वही एक prepaid asset बन जाएगा। The cost of advertisement amounting to 4 lakh paid since 31st March 1 would be charged as an expense in the year ended 31 मार्च 2, यानी जो 4 लाख रुपए हमने बाद में पे करे हैं वो अगले साल में आ जाएंगे एक्सपेंस में। ठीक है, सिंपल। Illustration 4. Venus India Private Limited acquired a software for its internal use costing 10 lakh rupees. The amount payable for the software was 6 lakh immediately and 4 lakh in 1 year time. The other expenditure incurred were purchase tax दे रखे 1 लाख रुपए का, entry tax 10% which is recoverable later from tax department, legal fees है, consultancy fees for implementation, cost of capital of the company is 10%. Calculate the cost of the software on initial recognition using the principles of India's 38 intangible assets. ठीक है, इनिशियल रिकग्निशन पे इंडियस 38 क्या कहते हैं? एक तो सबसे पहले जो भी हमारे इंटेंजिबल एसेट है उसकी कॉस्ट हम ऐड करेंगे, कॉस्ट लेंगे, प्लस उसमें ऐड कर देंगे कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस। ठीक है, कोई भी डायरेक्टली एक्सपेंसेस हुए हैं टू ऑब्टेन दैट
इंटेंजिबल एसेट। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉस्ट इसकी 10 लाख है, बट 10 लाख में से हमने 6 लाख रुपए तो अभी पे कर दिए, तो कॉस्ट है अपनी 6 लाख रुपए 6 लाख रुपए की, प्लस एक डेफर्ड पेमेंट है हमने जो बाद में देनी है, अभी नहीं देनी, बाद में देनी है। कितने? 4 लाख रुपए देने हैं, बट एक साल बाद 4 लाख रुपए देने हैं। तो आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी होगी? 10% की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो डिवाइड बाई 10% हो जाएगा, 1/10%। तो ये हो गया, मतलब इसको डिस्काउंट कर देंगे हम। एक बार फिर से, कॉस्ट अपनी 6 लाख की हो गई, डेफर्ड पेमेंट 4 लाख रुपए हमने बाद में देने एक साल बाद, तो इसको एक साल से डिस्काउंट करा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें दे रखी है 10%, तो 4 लाख इंटू में 1/1.1, तो 3,63,636 की अमाउंट आ गई जो डेफर्ड पेमेंट हमने दी है। ठीक है, इसके बाद है परचेज टैक्सेस 1 लाख रुपए, ये भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, तो 1 लाख रुपए के परचेज टैक्सेस हो गए। एंट्री टैक्स एक और दिया है हमने 10%, बट इट इज़ रिकवरेबल लेटर फ्रॉम टैक्स डिपार्टमेंट, मतलब एक तरह से रिफंडेबल टैक्सेस है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि रिफंडेबल टैक्सेस है। लीगल फीस हमने भरी है 87,000 की, कंसल्टेंसी फीस भरी हमने 1,20,000 की, ये भी ऐड होगी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये सारे खर्चे हमारे इंटेंजिबल एसेट्स में ऐड होंगे, बाकी एंट्री टैक्स जो हमें रिफंड हो जाएगा इसको हम ऐड नहीं करेंगे। तो टोटल अमाउंट कितनी पड़ती है इसकी? एक सेकेंड, 12,70,636 रुपये। ठीक है, लेट्स चेक द आंसर। सबसे पहले 12,70,636 रुपये क्या क्या डाला है? कैश पेड, हमने कैश में 6 लाख रुपए दिए, डेफर्ड कंसिडरेशन 4 लाख को हमने दिए, डिस्काउंट करके 3,63,हजार, परचेजेस टैक्सेस दिए, एंट्री टैक्स हमारा नॉट टू बी कंसिडर्ड एज इट इज रिफंडेबल, तो इसको हमने लेने का नहीं, लीगल फीस हो गई, कंसल्टेशन फीस हो गई, टोटल इतनी कैपिटल, इतनी अमाउंट को हमने कैपिटलाइज कर देना है इंटेंजिबल एसेट्स की अमाउंट में एज पर इंडियस 38। ओके, इलिस्ट्रेशन 5। On 31st of March, Earth Limited paid 50 लाख रुपीज फॉर 100% इंटरेस्ट इन सन इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अर्थ लिमिटेड ने सन इंडिया लिमिटेड को खरीदा है 100%। एट दैट डेट सन लिमिटेड नेट एसेट्स हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 30 लाख रुपीज। इन एडिशन सन लिमिटेड ऑल्सो हेल्ड द फॉलोइंग राइट्स: एक ट्रेडमार्क नेम ग्रैंड वैल्यूड एट 1,80,000 यूजिंग अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, सोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स टू एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम विच आर एस्टिमेटेड टू बी 1.5 लाख रुपए per annum for the next 6 years. 10% is considered an appropriate discounting rate. 6-year 10% annuity factor is 4.36. Calculate goodwill and other intangible assets arising on acquisition. ठीक है, तो होता क्या, सबसे पहले हम इंडिया 103 में भी करते हैं इसको, परचेज कंसिडरेशन माइनस जो भी इंटेंजिबल एसेट्स हम सॉरी जो भी आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स हमने परचेज करे हैं, परचेज कंसिडरेशन में से अगर हम वो माइनस कर दे तो हमें गुडविल मिल जाती है। तो परचेज कंसिडरेशन हमें 50 लाख रुपए का दे रखा है, 50 लाख रुपए का परचेज कंसिडरेशन है। आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स, एक तो हमने नेट एसेट्स लिए हैं 30 लाख रुपए के, तो 30 लाख की चीज़ के पीछे हमने 50 लाख रुपए पे कर दिए। ठीक है, दूसरा एक ट्रेडमार्क लिया है 1,80,000 रुपये की उसकी वैल्यू है, इन एडिशन है, ये 30 लाख में नहीं है, इन एडिशन है, तो ट्रेडमार्क है, इंटेंजिबल एसेट है, 1,80,000, ये भी यहाँ पे माइनस होगा। और एक और हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स लिए हैं एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के, जिसके फ्यूचर कैश फ्लोज हमें 1.5 लाख रुपये हर साल आएंगे अगले 6 साल तक, तो उस 6 साल का एक डिस्काउंटिंग फैक्टर ये हमें दे रखा है, एनुटी फैक्टर निकाल के, नहीं तो इसको हम 6 साल तक कंपाउंड भी कर सकते हैं। 4.355 आता है, इन्होंने 4.36 राउंड फिगर करके दिया, तो इसी को यूज़ करेंगे। तो 1.5 लाख इंटू में 4.36 इंटू में 1,50,000, इस 6,54,000 रुपये की हमें और इनकम एक्सपेक्टेड है, यानी ये भी एक एसेट हमारा 6,54,000 का, तो ये भी हमारा इंटेंजिबल एसेट बन गई। ये दो इंटेंजिबल एसेट बने, ये हमारा नेट एसेट बना, तो गुडविल आ जाएगी। गुडविल कैसे आई? 50 लाख में से 30 लाख माइनस करें, 1,80,000 माइनस करा, 6,54,000 माइनस करें, तो 11,66,000 यानी 11,66,000 की अपनी आ गई गुडविल। और इंटेंजिबल एसेट्स आ गए ये दो, 1,80,000 और 6,54,000 के, यानी 8.34 8,34,000 रुपये के इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन हमें दे रखी है 50 लाख की, नेट एसेट 30 लाख, डिस्काउंट ट्रेडमार्क आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स आ गए 1.5 लाख इंटू 4.654 के, टोटल बना 3834 का, 11,66 की गुडविल ऑन एक्विजिशन, ये आ गई अपनी गुडविल ऑन एक्विजिशन 11,66,000 की।
इंटेंजिबल एसेट इन्होंने अलग से दिए नहीं, बट ये दो इंटेंजिबल एसेट दिए आपने, ये दो, तो 6,54,000 प्लस 1,80,000 ये बनता है 8,34,000 के। ठीक है, तो इसको हमने बना के हमने निकाल दिए गुडविल। इलिस्ट्रेशन नंबर 6, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। ठीक है, सन लिमिटेड एक्वायर्ड अ सॉफ्टवेयर फ्रॉम अर्थ लिमिटेड इन एक्सचेंज फॉर अ टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस। द टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस इज कैरिड at 5 lakh rupees in the books of Sun Limited. The software is carried at 10,000 rupees in the books of Earth Limited, which is not their fair values. Past journal entries in the following situations in the book of Sun Limited and Earth Limited. Number 1 scenario, number 2 scenario, number 3 scenario. ठीक है, 3 केसेस के अंदर हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ सन लिमिटेड एंड अर्थ लिमिटेड, दोनों कंपनीज की बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करनी है। हुआ क्या इस क्वेश्चन में, एक सन लिमिटेड है, एक अर्थ लिमिटेड है। सन लिमिटेड ने अपना एक एसेट अर्थ को दे दिया और अर्थ ने अपना एक सन को दे दिया। ठीक है, सन लिमिटेड ने क्या करा है, एक्वायर करा है सॉफ्टवेयर फ्रॉम अर्थ लिमिटेड। तो सन अर्थ लिमिटेड ने अपना सॉफ्टवेयर दे दिया सन को इन एक्सचेंज फॉर अ टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस, और सन लिमिटेड ने अपना टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस दे दिया अर्थ को। ठीक है, जब भी ऐसे एक्सचेंज ट्रांजेक्शन होती है, जो भी एसेट जिस अगर लेट्स से कंपनी है उसने एक्वायर करा है, जो भी एसेट को हमने एक्वायर करा है उसकी वैल्यू हमें करनी है। क्योंकि सन लिमिटेड ने अपने टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस दे दिया, तो सन लिमिटेड के पास उसकी बुक वैल्यू तो है अपने एसेट की, 5 लाख रुपीज है सन लिमिटेड के बुक्स में टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस। अर्थ के पास अपने सॉफ्टवेयर की कैरिंग अमाउंट आ रही है उसकी बैलेंस शीट में 10,000 रुपीज, बट सन लिमिटेड ने सॉफ्टवेयर लिया है, उसके बदले में अपने टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस दिया है। तो जो भी हमें एसेट एक्वायर करा है उसकी हमें वैल्यू करनी होती है, उसको हमें अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है। एक को तो हम डी रिकॉग्नाइज कर देंगे जो पहले से रिकॉर्डेड है, दूसरे को हमें रिकॉर्ड करना है। कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करें, इसके लिए सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। जो हमने एसेट दिया है उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, जो एसेट हम डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं अपनी बुक से, मतलब हमारे पास अगर कोई चीज़ एसेट पड़ी है उसकी मार्केट में वैल्यू फेयर वैल्यू क्या है, उस पर रिकॉर्ड करेंगे जो हमने एक्सचेंज में लिया उसके बदले। अब जैसे मेरे पास एक लाइसेंस पड़ा है, वो लाइसेंस दे के मैं किसी का सॉफ्टवेयर ले रहा हूँ, मतलब एक हाथ दे एक हाथ ले हो गया, बट जो मेरी लाइसेंस की वैल्यू है उतनी ही वैल्यू मैं परसीव करता हूँ ना सॉफ्टवेयर से, तभी तो मैं दे रहा हूँ। तो फेयर वैल्यू ऑफ लाइसेंस जो भी हमने दिया है, अगर फेयर वैल्यू नहीं अवेलेबल जो हमने एसेट गिवन अप है, तो उस केस में हमें लेनी पड़ जाती है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, जो हमने लिया है उसके बदले में अपना एसेट देके उसकी फेयर वैल्यू ले लो। अब अगर किसी किसी सिचुएशन में ये भी अवेलेबल नहीं होगी, तो थर्ड सिचुएशन हम क्या करेंगे, कैरिंग अमाउंट पे ही रिकॉर्ड कर देंगे, जो भी हमने एसेट गिवन अप दी, जो हमने बुक से डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं जो हम दे रहे हैं उसकी कैरिंग अमाउंट में ही रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, अब दो कंपनीज हैं, सन लिमिटेड और अर्थ लिमिटेड। ठीक है, सबसे पहला केस देखते हैं, क्या कहते हैं, फेयर वैल्यू सॉफ्टवेयर की भी अवेलेबल है 5,20,000, फेयर वैल्यू टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस की भी अवेलेबल है 5 लाख। अब टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस की फेयर वैल्यू एंड कैरिंग अमाउंट दोनों सेम है 5 लाख, बट उससे फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पे लेते हैं टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस 5 लाख की फेयर वैल्यू और फेयर वैल्यू सॉफ्टवेयर की 5,20,000। सन लिमिटेड ने क्या करा है, एक्वायर करा है सॉफ्टवेयर, तो अपने वो बैलेंस शीट में एसेट्स दिखाएगा सॉफ्टवेयर अकाउंट डेबिट 2। सॉफ्टवेयर के बदले उसने अपना टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस अपनी बुक से क्रेडिट कर दिया, हटा दिया टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस। जब बुक से हटाया टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस, उसकी बुक्स में कैरिंग अमाउंट थी 5 लाख, तो 5 लाख रुपए का लाइसेंस हमने हटा दिया। ओके, अब जो हमने एक्वायर करा है, सबसे पहले हम एसेट एक्वायर की वैल्यूएशन कैसे करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। जो हमने दिया है, क्या दिया हमने टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस, उसकी फेयर वैल्यू कितनी है 5 लाख, बुक वैल्यू भी कितनी है 5 लाख, तो इसको भी हम रिकॉर्ड कर देंगे 5 लाख पे। यहाँ पे फेयर वैल्यू सेम है, यहाँ पे हमने कैरिंग अमाउंट इसकी बुक वैल्यू को डी रिकॉग्नाइज करा, ये 5 लाख बुक वैल्यू है, और ये 5 लाख है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप जो इसने
टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस दिया। तो इस ट्रांजैक्शन में ना कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ। अर्थ लिमिटेड के केस में अर्थ लिमिटेड ने एक्वायर करा है टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस, तो इसको ये डेबिट करेगा अपने अकाउंट में, रिकॉर्ड करेगा अपनी बैलेंस शीट में टेलीकॉम लाइसेंस अकाउंट डेबिट टू बुक से उसने क्या हटा दिया अपना सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इसने अपना दे दिया, जाने दिया। सॉफ्टवेयर की वैल्यू कितनी थी कैरिंग अमाउंट 10,000 रुपीज, ठीक है। बट अर्थ लिमिटेड टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस को कैसे रिकॉर्ड करेगी, सबसे पहली प्रेफरेंस देंगे फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड। तो टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस की फेयर वैल्यू हमें दे रखी है, सॉरी नॉट एक्वायर्ड, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। तो सॉफ्टवेयर की फेयर वैल्यू हमें जो गिवन अप है अर्थ लिमिटेड के लिए वो है 5,20,000। तो हुआ क्या, 10,000 की चीज हटा के उसने 5,20,000 रुपये ले लिया अपनी बुक में। तो यहाँ पे एक रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, इसको हम कह देते हैं प्रॉफिट, जो पीएनएल में जाएगा डिफरेंस 5,10,000 का, ठीक है। सेकेंड केस, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकेंड कहता है फेयर वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इज नॉट मेजरेबल, सॉफ्टवेयर की फेयर वैल्यू नहीं पता, बट सिमिलर टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस इज ट्रांजैक्टेड बाय अनदर कंपनी एट 4,90,000। सॉफ्टवेयर की फेयर वैल्यू नहीं पता बट टेलीकम्युनिकेशन की फेयर वैल्यू हमें हमारे पास है। लेट्स सी, सन ने लिया तो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर अकाउंट डेबिट टू टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस उसने 5 लाख का डी रिकॉग्नाइज कर दिया। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, सन लिमिटेड के लिए सबसे पहले हम प्रेफरेंस देंगे फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, जो हमने दिया है उसकी फेयर वैल्यू क्या है। हमने दिया है टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस, बुक्स में 5 लाख का दिख रहा है, बट फेयर वैल्यू उसकी है 4,90,000। 5 लाख का डी रिकॉग्नाइज करा, 4,90,000 की फेयर वैल्यू है, 10,000 रुपये का इधर लॉस आ गया, लॉस ऑन एक्सचेंज प्रॉफिट एंड लॉस में। अर्थ लिमिटेड के लिए टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस इसको डेबिट करेगा, अकाउंट डेबिट टू सॉफ्टवेयर, ये दिया है। सॉफ्टवेयर की बुक वैल्यू हमें पता है कितनी, 10,000 रुपये, बुक वैल्यू तो 10,000 है, ये डी रिकॉग्नाइज कितना करेगा 10,000 का। अब जो हमने एक्वायर करा फिर एसेट, उसको हमें वैल्यू करना है, कितने में करेंगे। सबसे पहली प्रेफरेंस क्या रहेगी, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, हमने सॉफ्टवेयर दे दिया, सॉफ्टवेयर की फेयर वैल्यू नहीं पता, नॉट मेजरेबल। सेकंड प्रेफरेंस क्या रहेगी, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 4,90,000। 10,000 का डी रिकॉग्नाइज करके 4,90,000 की फेयर वैल्यू का एसेट हमने ले लिया, क्योंकि इसको हम फेयर वैल्यू में रिकॉर्ड कर रहे हैं, नॉट की कैरिंग अमाउंट में। तो इधर एक प्रॉफिट आ जाएगा अपना कितना, 4,80,000 का, ठीक है। थर्ड केस कहता है नीदर फेयर वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर नॉट टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस कुड बी रिलायबली मेजर्ड, ना हमें सॉफ्टवेयर की फेयर वैल्यू पता है ना टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस की पता है। तो होगा क्या, इसने सॉफ्टवेयर तो लिया, अपना एक टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस दे दिया 5 लाख का, तो सॉफ्टवेयर को भी कैरिंग अमाउंट में रिकॉर्ड कर देगा 5 लाख ऑफ एसेट गिवन अप। 5 लाख का दिया, 5 लाख के बदले दे दिया, एक हाथ दे एक हाथ ले। इसने क्या करा, इसने टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस लिया, सॉफ्टवेयर अपना दे दिया 10,000 का, और 10,000 का इसने टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस बुक कर लिया, ठीक है। ये है अपना एक्सचेंज का कंसेप्ट और उसके लिए क्वेश्चन, ठीक है। कंसेप्ट क्या है, बस हमें इतना पता करना है या एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमने एसेट एक्वायर करा है उसको हम कितनी वैल्यू पर रिकॉर्ड करें। जो हमने दे दिया उसको तो हम डी रिकग्नाइज कर देंगे, अपनी कैरिंग अमाउंट हमें बैलेंस शीट से मिल जाएगी, और जो हमने लिया है उसकी वैल्यू क्या ले भाई, उसकी वैल्यू लेने के लिए सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, जो हम दे रहे हैं अपनी जेब से उसकी फेयर वैल्यू कितनी है उसी पे रिकॉर्ड कर दो, डिफरेंस को प्रॉफिट एंड लॉस। फेयर वैल्यू नहीं पता उसकी, तो जो हम ले रहे हैं उसके बदले एक्वायर कर रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू तो होगी, वो ले लो। वो भी नहीं पता, दोनों की फेयर वैल्यू नहीं है, कैरिंग अमाउंट में डाल दो, बात खत्म, ठीक है। फटाफट से इसका आंसर देख लेते हैं, छोटा सा आंसर है, जर्नल एंट्री थी और है क्या। सन लिमिटेड की सबसे पहले चेक करते हैं, सॉफ्टवेयर 500, टेलीकम्युनिकेशन 500, प्रॉफिट नील। सॉफ्टवेयर 500, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस 500, प्रॉफिट नील, ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या कहता है, सॉफ्टवेयर 490, टेलीकम्युनिकेशन 500, 500 का दिया, 490 और 10 का आ गया लॉस, 500 490 10 का आ गया लॉस।
थर्ड हमें फेयर वैल्यू पता ही नहीं, तो 500 जो हमारा कैरिंग अमाउंट थी 500 उसी में डाल दिया, तो 500 पर डाल दिया, 5 लाख। ठीक है। अब अर्थ लिमिटेड के लिए सबसे पहली एंट्री क्या है, सॉफ्टवेयर इसने 10 का दिया, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस 520 की सॉफ्टवेयर की फेयर वैल्यू, 510 का प्रॉफिट। सॉफ्टवेयर 10 का दिया, 520 की फेयर वैल्यू, 510 का प्रॉफिट। सेकंड केस में हमारे पास सॉफ्टवेयर की फेयर वैल्यू नहीं है, बट टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस की फेयर वैल्यू है, तो सॉफ्टवेयर हमने दिया 10 का, इस सॉफ्टवेयर की वैल्यू नहीं है तो हमने एसेट एक्वायर्ड की ले ली, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस की 490, प्रॉफिट डाल दिया 480 का, 10 का ये 490 480, लास्ट में तो हमारे पास तीन ही फेयर वैल्यूज, तो 10,000 में डाल दिया टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस सॉफ्टवेयर, दैट्स इट। Illustration 7. Venus Limited is preparing its accounts for the year ended 31st March 2002 and is unsure how to treat the following items. Okay. Company has completed a big marketing and advertising campaign costing 2,40,000. The finance director had authorized this campaign on the basis that it would create 5 lakh of additional profits over the next 3 years. Okay. A new product was developed during the year. New product is developed. Expenditure aggregated 1,50,000, of which 1 lakh was incurred prior to 30th September prior, the date on which it became clear that the product was technically viable. The new product will be launched in the next 4 months and its recoverable amount is estimated at 70,000. Okay. Third point कहता है, staff participated in a training program which costed the company 3 lakh rupees. The training organization had made a presentation to the directors of this outlining that incremental profits to the business over the next 12 months would be 5 lakh rupees. Okay. What amount should appear as assets in Venus Limited balance sheet as of 31st of March 2002? हमें बताना है कौन कौन सी अमाउंट एसेट्स में जाएगी। ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहली अमाउंट है मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग की, तो इंडेक्स 38 वैसे ही कहता है कि इसको हम इंटेंजिबल एसेट नहीं मानेंगे। ठीक है, भले ही इसका जितना मर्जी फायदा हमें फ्यूचर में मिल रहा हो। तो 2,40,000 पूरा का पूरा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, बैलेंस शीट में इसका कुछ एसेट क्रिएट नहीं होगा। सेकेंड आइटम कहती है एक नया प्रोडक्ट हमने डेवलप करा है ड्यूरिंग द ईयर, उसके लिए हमने 1.5 लाख रुपये खर्चा करा है, और उसमें से 1 लाख तो पहले ही खर्चा हो गया था 30 सितंबर से, और 30 सितंबर वो वाली डेट है व्हेन इट बिकेम क्लियर दैट द प्रोडक्ट वाज टेक्निकली वायबल, कि प्रोडक्ट बन सकता है। न्यू प्रोडक्ट विल बी लॉन्च इन नेक्स्ट ईयर, 4 मंथ्स में लॉन्च हो जाएगा, रिकवरेबल अमाउंट उसकी है 70,000। तो हुआ क्या, यहाँ पे कंपनी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है, इट इज़ अ इंटरनली जनरेटेड प्रोडक्ट, कंपनी का खुद का एक नया प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, इसमें कहते हैं अगर रिसर्च फेज में जब तक प्रोडक्ट है, इसकी जो भी कॉस्ट है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे, इसको हम इंटेंजिबल एसेट या इसको हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते। उसके बाद जिस डेट से हमें ये टेक्निकल फिजिबिलिटी मिल जाएगी, एक वायबल हो जाएगा कि जो हमारी रिसर्च है वो कामयाब है और उसको हम एक डेवलप कर सकते हैं एक प्रोडक्ट में, यानी एक डेट हमें मिल जाएगी व्हेन दिस फिजिबिलिटी इज एस्टैब्लिश्ड, टेक्निकल फिजिबिलिटी या टेक्निकल वायबिलिटी जो यहाँ पे दे रखी है वो एस्टैब्लिश्ड हो जाए। तो इस केस में ये 30 सितंबर है, तो उसके बाद से डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो जाता है, और डेवलपमेंट फेज की जो भी सारी एक्सपेंसेस है उसको हम कैपिटलाइज कर सकते हैं इंटेंजिबल एसेट्स में। ये तो हो गया कंसेप्ट। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए का टोटल खर्चा है, उसमें से 30 सितंबर की एक डेट है जब हमने टेक्निकल फिजिबिलिटी हमें मिल गई, इससे पहले हमने 1 लाख रुपए खर्चा कर दिया और इसके बाद में हमने 50,000 रुपये का खर्चा करा। तो इस 1 लाख को तो हम कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आउट, क्योंकि ये रिसर्च का खर्चा है। बचा कुछ 50,000 का हम एक इंटेंजिबल एसेट बुक कर सकते हैं एज पर इंडेक्स 38। इसमें भी एक रिकवरेबल अमाउंट दे रखी है 70,000 की, तो ये एज पर इंडेक्स 36 इसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हम चेक करेंगे, तो विच एवर इज लोअर हम लेते हैं अपनी ये 50,000 या 70,000, विच एवर इज लोअर, तो 50,000 रुपीज़ में इंटेंजिबल एसेट बुक हो जाएगा। बचा कुछ 1 लाख रुपए हम P&L में डाल देंगे एक्सपेंस। ठीक। थर्ड पॉइंट कहता है एक स्टाफ की ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग स्टाफ की ट्रेनिंग है, उसके लिए हमने 3 लाख का खर्चा करा है। तो स्टाफ ट्रेनिंग इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड अंडर इंडेक्स 38, उसको इंटेंजिबल एसेट नहीं मान सकते, रीजन बिंग हमारे कंट्रोल में नहीं है, स्टाफ कभी भी हमें छोड़ के जा सकता है कंपनी को, भले उससे जितना मर्जी हमें बेनिफिट मिल रहा हो, 5 लाख का या जितना मर्जी। ओके, ठीक है, इसके आंसर देख लेते हैं पॉइंट वाइज। सबसे पहला मार्केटिंग का कंसेप्ट था, नो एसेट विल बी रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स दैट आर एट्रीब्यूटेबल ओनली टू दिस कैंपेन, ऑल ऑफ द एक्सपेंडिचर शुड बी एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वही P&L में चला जाएगा। न्यू प्रोडक्ट की बात करते हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अपीयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन विल बी वैल्यूड एट 50,000, द एक्सपेंडिचर प्रायर टू दैट डेट ऑन व्हिच द प्रोडक्ट बिकम्स टेक्निकल फीजिबल इज रिकॉग्नाइज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ P&L एज एन एक्सपेंस, वही रिसर्च का खर्चा एक्सपेंस में चला जाएगा, 50,000 रुपये का एक एसेट बन जाएगा। Training program, no intangible asset, कोई intangible asset नहीं will be recognized because staff are not under the control of Venus Limited, and when the staff leaves the benefit of training whatever they may be also leave, ये भी चला जाएंगे। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, illustration 8. एक्सपेंडिचर ऑन अ न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस इन 2001 2002 2001-2 में 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक 2700 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर हुआ है। 1 जनवरी टू 31 ऑफ मार्च 900 का हुआ है। टोटल पूरे साल में 3600 रुपये का हमने एक्सपेंडिचर करा। द प्रोडक्शन प्रोसेस मेट द इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट ऑन 1 ऑफ जनवरी 2002. द अमाउंट एस्टिमेटेड टू बी रिकवरेबल फ्रॉम द प्रोसेस इज 1000 रुपीज़. ओके, एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ द प्रोसेस इन फाइनेंशियल ईयर 2002 एंड 3, यानी कि नेक्स्ट ईयर 2001-2 में ये खर्चा हुआ है, 2002-3 में एक एडिशनल एक्सपेंडिचर इंकर हुआ है 6000 का. एसेट वाज ब्रॉट इनटू यूज on 31st of March 2003 and it is expected to be useful for 6 years. What is the carrying amount of the intangible asset as at 31st of March 2002, 31st of March 2003? Also determine the charge to profit and loss for 2001 and 2. ठीक है, यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की. At 31st of March 2004, next year end में, the amount estimated to be recoverable from the process is 5000. Determine the carrying amount of the intangible asset as at 31st March 2004 and the charge to profit and loss for 2003 and 4 on account of impairment loss. ओके, एक एक चीज़ें देखते हैं. सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमें पूछिए, कैरिंग अमाउंट बताओ इंटेंजिबल एसेट्स की ऑन द डेट ऑफ 31st ऑफ मार्च 2002. तो 2001-2 की बात है, 1 अप्रैल 2001-2 और जनवरी मार्च. ठीक है, जो हमारा इंटेंजिबल एसेट है, प्रोडक्शन प्रोसेस मेट द रिकग्निशन क्राइटेरिया ऑन 1 जनवरी 2002, यानी 1 जनवरी 2001 से पहले ये सारा पीरियड रिसर्च फेज का और ये वाला अपना डेवलपमेंट फेज का है, क्योंकि 1 जनवरी से हमारी डेवलपमेंट क्राइटेरिया मेट हुआ है. ठीक है, तो इससे पहले रिसर्च फेज का जो भी सारा एक्सपेंस है 2700 रुपीज़ का, ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा. 900 रुपीज़ हमारी आ जाएगी इंटेंजिबल एसेट्स एज पर इंड 38, इसकी कॉस्ट कैरिंग अमाउंट. ठीक है, तो हमसे पूछा गया सबसे पहले 31 मार्च 2002 की कैरिंग अमाउंट पूछी है, वो अपनी बनेगी 900. एक रिकवरेबल अमाउंट हमें दे रखी है 1000 रुपीज़ की. इससे पता चलता है हमें इंड 36 की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग चेक करनी पड़ेगी. तो टेस्टिंग कहते हैं 900 या तो 1000 विच एवर इज लोअर, मतलब फेयर वैल्यू या रिकवरेबल अमाउंट, कैरिंग अमाउंट या रिकवरेबल अमाउंट विच एवर इज लोअर. तो 900 रुपीज़ हमारी अमाउंट रहेगी. तो इसमें कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है. ठीक है, तो देर इज नो इम्पेयरमेंट लॉस. तो 900 रुपीज़ हमारी आ गई कैरिंग अमाउंट. On 31st of March 2002 इंटेंजिबल एसेट आ गया 900 का. दूसरा पूछा डिटरमाइन द चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर 2001 एंड 2. तो जो रिसर्च का अमाउंट है 2700 का, फॉर द ईयर 2001 2002 प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज जो आएगा 2700 रुपये का. डन. इसके बाद कह रही है 31 मार्च 2003 की भी हमें कैरिंग अमाउंट बताओ. तो 31 मार्च 2003 में हुआ क्या, एक तो पूरे साल 2002 और 3 में 6000 रुपये का खर्चा और हुआ. तो अपने पास जो भी क्या कहते हैं इंटेंजिबल एसेट था वो 900 का था 31 मार्च 2002 में, 900 की अमाउंट का था. प्लस कोई एडिशनल एक्सपेंसेस इसमें आ गए 2002-3 में, वो आ गए 6000 रुपीज़ के. तो टोटल अमाउंट हमारी बनी 6900 रुपये की बनी इंटेंजिबल एसेट की कैरिंग अमाउंट. ठीक है, और इस दिन हमें बता रखे 6 साल की इसकी यूजफुल लाइफ है, और यही एक डेट है 31 मार्च 2003 व्हेन दिस एसेट वाज ब्रॉट इनटू यूज. तो इंटेंजिबल एसेट्स की बात ये मतलब एक ये इसका पॉइंट है कि डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगी व्हेन एवर द एसेट इज ब्रॉट इनटू यूज, ना कि जब हमने रिकॉर्ड कर लिया. 900 रुपये हमने रिकॉर्ड तो पिछले साल ही कर लिया था, बट इस दिन से डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी. जिस दिन से एसेट हमारा ब्रॉट इनटू यूज है उस दिन से हम डेप्रिसिएशन अकाउंट करेंगे. ठीक है, तो 31 मार्च 2003 अपनी 6000 का खर्चा हुआ है. इस दिन हमें एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ में पता चल गई 31 मार्च 2003 ही हमारा वो है. तो अभी तो कोई इसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी. 6900 रुपये ही अपनी वो है, क्या कहते हैं, कैरिंग अमाउंट ऑन 31st ऑफ मार्च 2003. ओके, तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बता दी. हमने 31 मार्च 2002 को कैरिंग अमाउंट बता दी जो कि है 900. 31 मार्च 2003 को है 6900 और 2700 रुपये का अपना एक्सपेंस यहाँ पे पीएनएल में जाएगा. अब एक साल बाद 31 मार्च 2004 को रिकवरेबल अमाउंट आ गई 5000 रुपीज़. तो हमें इस दिन की भी कैरिंग अमाउंट बतानी है और इसका इम्पेयरमेंट लॉस बताना है अगर कुछ होता है तो. 31 मार्च 2003 से 31 मार्च 2004 की अगर हमें कैरिंग अमाउंट चाहिए तो एक हमें इस पर डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी एक साल के लिए, जो कि हमें 6 ईयर्स का डेप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ है. तो 6900 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 6 ईयर्स इस 1150 रुपीज़ की डेप्रिसिएशन आ जाएगी.
तो 6900 माइनस 1150, 5750 रुपये की इसकी कैरिंग अमाउंट बनती है 31 मार्च 2004 को। बट एक हमें ये रिकवरेबल अमाउंट दे रखी है 5000 की। तो एज पर इंडिया 36 रिकवरेबल अमाउंट क्या कहते हैं विच एवर इज लोअर हमें लेना पड़ता है। तो 750 रुपये का हमें मिल जाएगा इम्पेयरमेंट लॉस और कैरिंग अमाउंट अपनी बन जाएगी 5000 रुपये। ये 5750 नहीं बनेगी बट 5000 की कैरिंग अमाउंट बनेगी। तो 5000 की कैरिंग अमाउंट बनेगी और यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस आ गया 750 का। डेप्रिसिएशन भी पीएनएल में जाएगी। बट हमें चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस पूछा सिर्फ ऑन अकाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। अगर डेप्रिसिएशन का भी पूछे तो 1150 रुपये की डेप्रिसिएशन इसमें लगा देंगे। क्वेश्चन ईजी है, कुछ इसमें खास नहीं है। एक बार आईसीए का सोल्यूशन देखते कैसे है। सबसे पहले आईसीए बताते हैं एक्सपेंडिचर इनकट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर 2001-2। तो टोटल एक्सपेंडिचर 3600 का था, उसमें से 900 रुपये अपने डेवलपमेंट फेज के थे, 2700 रुपये का एक्सपेंडिचर जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस। यह हमने बता दिया 2700 प्रॉफिट एंड लॉस। 900 रुपये का अपना एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज विल बी कैपिटलाइज 900। रिकवरेबल अमाउंट अपनी हायर है देन कंपेयर टू 1000 रुपीज़, तो कोई इम्पेयरमेंट नहीं है 31 मार्च 2 को। दो चीज़ें बता दी, 31 मार्च 2 की कैरिंग अमाउंट, 2001-2 का प्रॉफिट एंड लॉस का चार्ज। 31 मार्च 2 की कैरिंग अमाउंट और ये 900 और 2700। अब 31 मार्च 2003 को हमने क्या कहा, कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट 900 रुपये है, फर्दर एक्सपेंडिचर हुए 6000 के। तो टोटल कैपेक्स ऑन डेवलपमेंट फेज होना 6900, तो ये अपनी कैरिंग अमाउंट बन गई। 2003-4 में ओपनिंग बैलेंस अपनी 6900 की थी। डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम इसमें, अमोर्टाइजेशन लगाएंगे 1150 की, 5750 का अपना कैरिंग अमाउंट आ गया। रिकवरेबल अमाउंट 5000 की, तो 750 रुपये का इम्पेयरमेंट लॉस। कैरिंग अमाउंट की बात करें तो जो अपनी रिकवरेबल अमाउंट है ये 5000, यही अपनी कैरिंग अमाउंट बन जाएगी 5000 की। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कुछ इसमें नहीं है। दैट्स इट, खत्म। Illustration number 9. Saturn Limited acquired an intangible asset on 31st of March 2001 for 1 lakh rupees. The asset was revalued at 1,20,000 on 31 मार्च 2002। नेक्स्ट ईयर में इसको रिवैल्यू कर दिया एंड 85,000 का कर दिया ऑन 31st ऑफ मार्च 2003। ठीक है। जुपिटर लिमिटेड एक दूसरी कंपनी है, acquired an intangible asset on 31st of March 2001 for 1 lakh rupees. The asset was revalued at 85,000 on 31st of March 2 and 1,05,000 on 31st of March 2003. For both the companies, the year ends on 31st of March and they both use revaluation model. Recommend how each of these transactions should be dealt with in the financial statements. Discuss the treatment for revaluation of intangible assets. ठीक है। Ignore computation of amortization on them for ease of understanding. ठीक है, amortization, depreciation, amortization को ignore करना है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। रिवैल्यूएशन की ट्रीटमेंट देनी है कैसे। सबसे पहले दो कंपनीज है, एक सैटर्न लिमिटेड, एक जुपिटर लिमिटेड। जो सैटर्न लिमिटेड है, ईयर 1 में उसने एक एसेट परचेज करा है। हमें क्या बताना है इसमें, हाउ दिस ट्रांजेक्शन शुड बी डेल्ट विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ईयर 1 में तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ईयर 1 में इसकी जो कॉस्ट है 1 लाख रुपीज़ की, इसी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। बात आती है ईयर 2 में, यानी 31 मार्च 2002 को, इसको हमने रिवैल्यू कर दिया है 1,20,000 में। तो ये जो 20,000 रुपीज़ का गेन आया है, इसको हम डाल देंगे रिवैल्यूएशन गेन है, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस या रिवैल्यूएशन गेन है, इसको डालेंगे हम OCI में, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। ठीक है, इस प्रॉफिट को OCI में डाल देंगे, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में शो करेंगे 20,000 की रिवैल्यूएशन गेन को। अब बात आई ईयर 3 में। ईयर 3 में अपनी इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम हो गई है 85,000। तो हुआ क्या, 1,20,000 रुपये का अपनी बुक्स में शो हो रहा था, उसको हमने कर दिया है 85,000 का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 35,000 रुपीज़ का लॉस आ गया। ठीक है, ये 20,000 तो प्रॉफिट था, ये 35,000 का लॉस हो गया। अब इस 35,000 के लॉस को या तो हम पीएनएल में रिकॉर्ड करेंगे या OCI में। कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये देखना। गेन जब भी पहली बार आएगा उसको हम OCI में डालेंगे, पीएनएल हटा के OCI में प्रॉफिट को डाल देंगे। ठीक है, अब 35,000 का जो लॉस हुआ है उसमें से 20,000 का प्रॉफिट तो हमने पहले से बुक कर रखा है OCI में, तो इसी को हम रिवर्स करेंगे। इस 35,000 में से 20,000 का रिवर्स करेंगे हम OCI, और बचा कुछ 15,000 रुपये का लॉस हम डाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, एक एक्सपेंस की तरह बुक करेंगे। तो इसमें कंसेप्ट क्या है कि पहले जो हमने गेन को रिकॉर्ड करा है OCI में, उसी को रिवर्स करेंगे उतने एक्सटेंट तक का। रिमेनिंग अगर कोई बैलेंस लॉस बचा है उसको हम पीएनएल में चार्ज करेंगे। ठीक है, जुपिटर लिमिटेड में क्या हुआ, जुपिटर लिमिटेड में ईयर 1 में इसने भी एक एसेट खरीदा है 1 लाख रुपए का, और ईयर 2 में वो एसेट 85,000 का हो गया, यानी कि कम हो गया। पहले क्या हुआ था, 1 लाख का 1,20,000 हुआ सैटर्न लिमिटेड में, यानी इंक्रीज हुआ, गेन आया। यहाँ पे कम हो गया है, 1 लाख का एसेट 85,000 का हो गया, तो 15,000 रुपीज़ का लॉस आया।
15,000 रुपीज़ का ये जो लॉस है, लॉस को हम OCI में नहीं डालेंगे, लॉस को हम डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, एक एक्सपेंस की तरह इसको हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, ईयर 3 में क्या हुआ, ईयर 3 में उसकी वैल्यू होगी 1,05,000, यानी कि अमाउंट बढ़ गई इंटेंजिबल एसेट की। 85,000 रुपीज़ की चीज़ 1,05,000 की होगी तो हमें फ़ायदा हो गया। कितना फ़ायदा हुआ, इसके बीच में 20,000 रुपये का फ़ायदा हुआ। अब 20,000 के गेन में हमने पहले एक 15,000 रुपये का तो लॉस भी बुक कर रखा है इसी एसेट पे, तो वो 15,000 का लॉस हम इसको रिवर्स कर देंगे एक तरीके से। यहाँ पे एक 20,000 के गेन में 15,000 का P&L में रिवर्स करेंगे, यहाँ पे एक इनकम शो कर देंगे, P&L को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब बचा कुछ 5,000 रुपये का जो रिवैल्यूएशन गेन है, उसको फिर से हम, रिवैल्यूएशन गेन कहा जाता है OCI में, तो इसको OCI में हम डाल देंगे। ठीक है, आंसर चेक करते आइएगा। सबसे पहले सैटर्न लिमिटेड के लिए 20,000 रुपीज़ का रिवैल्यूएशन इंक्रीज जो 31 मार्च 2002 को हुआ है, इट शुड बी क्रेडिटेड टू द रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड रिकॉग्नाइज्ड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ओके, जो 20,000 रुपये का गेन है रिवैल्यूएशन गेन में, रिवैल्यूएशन सरप्लस का OCI में क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट है तो क्रेडिट होगा, इतना तो पता ही है। फिर 20,000 of the revaluation decrease on 31st March 2003 should be debited to the revaluation reserve and remaining 15,000 should be recognized as an expense। जो फर्दर हमारा अगले साल लॉस हुआ 35,000, इसमें से 20,000 का तो यहाँ पे डेबिट करके रिवर्स कर देंगे और 15,000 रुपये का P&L में एक्सपेंस डाल देंगे। वो यहाँ पे कह रहे हैं 20,000 रुपये को हम डेबिट कर देंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व में, इसको एक तरह से रिवर्सल कह सकते हैं, और 15,000 का हम एक्सपेंस डाल देंगे P&L में। जुपिटर लिमिटेड ऑन द अदर हैंड, जुपिटर लिमिटेड में क्या हुआ है, 15,000 रुपये का पहले प्रॉफिट हुआ है, सॉरी 15,000 रुपये का पहले लॉस हुआ है, उसको हमने P&L में डाला है। यहाँ पे भी 15,000 रिवैल्यूएशन डिक्रीज शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एन एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो 31 मार्च 2 को हुआ है। 31 मार्च 3 को टोटल 20,000 रुपये का इंक्रीज है, उसमें से 15,000 रुपये शुड बी रिकॉग्नाइज एज एन इनकम। इनकम हुए मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस में डालेगा, एक्सपेंस और इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में। रिमेनिंग 5,000 शुड बी क्रेडिट टू द रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड रिकॉग्नाइज इन OCI। ओके, एक नोट है, अबव अमाउंट विल बी डिफरेंट इफ अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल टेकन इनटू कंसीडरेशन। अमोर्टाइजेशन इसमें है नहीं तो कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 10, X Limited engaged in the business of manufacturing fertilizers entered into a technical collaboration agreement with the foreign company Y Limited. As a result, Y Limited would provide the technical know-how enabling X Limited to manufacture fertilizers in a more efficient way. तो X Limited ने एक Y Limited के साथ टेक्निकल नो-हाउ कोलैबोरेशन करा। ठीक है, X Limited paid 10 crore rupees for the use of know-how for a period of 5 years. X Limited estimate the production of fertilizers as follows. ईयर 1 2 3 4 5 में X Limited एस्टिमेट करती है कि इन मेट्रिक टन्स में 50,000 मेट्रिक टन करेगी एक साल में, फिर 70,000, फिर 1 लाख, 120, 110, यानी इतने मेट्रिक टन अपना फर्टिलाइजर वो प्रोड्यूस करेगी। At the end of first year, it achieved its targeted production. At the end of second year, 65,000 metric tons of fertilizer was being manufactured, and X Limited considered to revise the estimates for the next 3 years. The revised figures are 85, 105, 115 metric tons for the year 3rd, 4th, and 5th respectively. Advise how X Limited will amortize the technical know-how fees as per Ind AS 38. तो जो हमने 10 करोड़ रुपए की फीस यहाँ पे पे करी है Y लिमिटेड को, उसको X लिमिटेड ने अमोर्टाइज करना है, क्योंकि एक तरीके ये इसका इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है कि 5 साल की फीस है तो इसको 5 ईयर्स में अमोर्टाइज कर दो, स्ट्रेट लाइन बेसिस में 5 साल में, तो हर साल 2-2 करोड़ रुपए इसको अमोर्टाइज करते रहो। ये एक वैलिड तरीका है स्ट्रेट लाइन मेथड, बट यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा। रीजन मीइंग यहाँ पे हमारी जो प्रोडक्शन है वो हर साल की डिफरेंट है। पहले साल 50,000 हम टन्स बनाएंगे, फिर 70,000, फिर ऐसे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है जो भी है, बट क्वांटिटी बेस्ड है, तो डेप्रिसिएशन भी हमारी क्वांटिटी बेस्ड होगी, एक्चुअल मतलब अपनी यूनिट प्रोडक्शन पे होगी। ठीक है, तो इसका होगा क्या सोल्यूशन, ईजी है बट थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, वैसे क्वेश्चन में कुछ है नहीं जाना। पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि पूरे 5 सालों में हम कितना मेट्रिक टन फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करेंगे। तो जैसे पहले 50,000, 70,000, 1 लाख, इस सब का सम आ रहा है 4,50,000 मेट्रिक टन, हम हमारी एस्टिमेट है कि पूरे 5 साल में हम बना लेंगे। तो इस 10 करोड़ को हम 50,000 डिवाइड बाय 4.5 लाख में अमोर्टाइज कर देंगे। ठीक है, मतलब एक तरीके से प्रो रेटा बेसिस में इसको अमोर्टाइज कर दिया। तो फर्स्ट ईयर में यहाँ पे लिखा है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इट अचीव इट्स टारगेटेड प्रोडक्शन, तो जितना भी हमारा टारगेट था 50,000 रुपीज़ का, इसको हमने अचीव कर लिया। तो 10 करोड़ इंटू में 50,000 रुपीज़ तो हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन है, 4,50,000 हमारी टोटल प्रोडक्शन है। तो अमोर्टाइजेशन या प्रो रेटा के बेस में आ गया 1,11,11,111 रुपये, ये हमारे अमोर्टाइज हो जाएंगे। ये तो हो गया ईयर 1 की कहानी।
अब 10 करोड़ में से हमने इतनी अमाउंट को अमोर्टाइज कर दिया है 1 करोड़ की, तो 10 करोड़ माइनस 1 करोड़ 11 लाख 11,111 रुपीज़, तो इतना बैलेंस हमारे पास रिमेनिंग बच गया अपनी टेक्निकल नो हाउ फीस का। कितना ही है? 8 करोड़ 88 लाख 88,889। ठीक है। सेकेंड ईयर पे क्या हुआ, हमारी एस्टिमेट प्रोडक्शन थी 70,000, बट हमने प्रोड्यूस करा सिर्फ 65,000। और इस दिन मैनेजमेंट ने ये भी कहा कि हम एस्टिमेट्स को रिवाइज करेंगे आने वाले रिमेनिंग थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में। तो हमने कहा कि 85,000, 1,05,000 और 1,15,000 रुपये हमारे एस्टिमेट्स है। तो ईयर 1 की कहानी तो खत्म हो गई, यहाँ पे तो हमारा 50,000 बन ही गया। सेकेंड ईयर में क्या हुआ, 65,000 प्रोड्यूस हुआ, और आने वाले सालों के लिए 1 लाख को हमने 85,000 कर दिया, इसको रिवाइज करके 1,05,000 कर दिया, इसको रिवाइज करके 1,15,000 कर दिया। अगर इसका हम सम करें तो अब एस्टिमेट है कि हम 4.5 लाख की जगह आने वाले 4 सालों में, 4.5 तो 5 साल का था, आने वाले 4 सालों में 3,70,000 ही बना पाएंगे अब। ठीक है। अब हमें फीस कितनी अमोर्टाइज करनी है, इतनी रिमेनिंग फीस है। अब हमारी टोटल प्रोडक्शन कितनी है, 3,70,000 4 सालों के लिए। तो सेकेंड ईयर में ये हमारी जो फीस है इसको अमोर्टाइज करेंगे 65,000 जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है, 3,70,000 रुपये जो हमारी टोटल प्रोडक्शन है, इतनी अमाउंट आ गई अमोर्टाइज करने के लिए। ठीक है, सेकेंड ईयर में। थर्ड ईयर में क्या हुआ, कुछ भी नहीं, कोई रिवाइज नहीं, कुछ नहीं, एस्टिमेट सारे सेम है। थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ में एस्टिमेट सेम है। अगर एस्टिमेट सेम है तो हमारी टोटल प्रोडक्शन भी सेम रहेगी, 3,70,000 3,70,000 3,70,000। ठीक है, अमोर्टाइज हमें प्रो रेटा हमें इसी अमाउंट को करना है, तो इस अमाउंट को हम बार बार अमोर्टाइज कर देंगे इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन जो 85,000 है, 1,05,000 1,15,000 सॉल्व करके ये हमारी पर ईयर की आने वाले थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर की अमोर्टाइजेशन अमाउंट आ जाएगी। ठीक है। अगर थर्ड या फोर्थ ईयर में या फिफ्थ ईयर में कहीं पे भी एस्टिमेट्स चेंज हुए होते तो हमें उस हिसाब से, हम जैसे अपने सेकेंड ईयर में करें उस हिसाब से कैलकुलेशन फर्दर होती कि हम फिर देखते कि हमारी प्रोडक्शन कितनी है, कितना हमारा बैलेंस बचा है, फिर उसको अमोर्टाइज करते हैं। यहाँ पे तो हमारा बैलेंस हमने सेम ही ले लिया हर साल में, रीजन मीन क्योंकि हमारी प्रोडक्शन चेंज नहीं हुई। ईजी क्वेश्चन है, कुछ इसमें है नहीं, बस एक मैथमेटिक्स अकाउंट्स की जगह मैथ्स का क्वेश्चन है, बस प्रोरेटा बेसिस में इसको बांटना है। ठीक है, सोल्यूशन आ जाएगा, बड़ा इजी सोल्यूशन भी है। बेस्ड ऑन द अबव डेटा इट मे बी सुटेबल फॉर एक्स लिमिटेड टू यूज यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड फॉर अमोर्टाइजेशन ऑफ टेक्निकल नो हाउ। सुटेबल क्यों है, अबव डेटा देख के, तो ये यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड है फॉर अमोर्टाइजेशन। द टोटल एस्टिमेटेड यूनिट टू बी प्रोड्यूस्ड 4.5 लाख, जो हमने सबसे पहले एस्टिमेट करा है, ये ओरिजिनल एस्टिमेट्स है। जो ओरिजिनली हमें एस्टिमेट दे रखा है 4.5 लाख, ये एस्टिमेट है। द टेक्निकल नो हाउ विल बी अमोर्टाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ ईयरली प्रोडक्शन टू टोटल प्रोडक्शन। तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा, 50,000 हमारी एस्टिमेट है, 4.5 लाख का पूरे 5 सालों का है ऑन 10 करोड़ रुपीज़, तो 1 करोड़ 11 लाख 11,111, ये हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, 1 करोड़ 11,111। अमोर्टाइजेशन फॉर सेकेंड ईयर विल बी 65,000 डिवाइड बाई 3,70,000 ऑन 10 लाख माइनस 1 करोड़ 11,111। ठीक है, तो कितनी आती है, 1 करोड़ 1 करोड़ 56 लाख 15,615, ये हमने कैलकुलेट करी है, 1 करोड़ 56,000 15,615। अमाउंट कैसे निकाली, 65,000 डिवाइड बाई 3,70,000 इंटू में 10 करोड़ माइनस ये वाली फिगर, इन्होंने भी यही करा है। 60 कहाँ पे है, 65,000 डिवाइड बाई 3,70,000 ऑन 10 करोड़ दिस। आने वाले साल में भी यहाँ पे लिखा है अनलेस द एस्टिमेट्स आर रिवाइज्ड अगेन, तो 3,70,000 में टोटल प्रोडक्शन, 10 करोड़ माइनस ये जो 8 करोड़ वो आए अपनी फिगर्स, और यहाँ पे इन्होंने अपनी ले ली एस्टिमेट जो अपनी ईयर प्रोडक्शन है, तो अमाउंट्स आ गए यहाँ पे। ठीक है, दिस वॉज आवर इलिस्ट्रेशन नंबर 10। Illustration number 11. X Limited purchased a patent on 1st of April 2001 for 3 lakh rupees. Which has a legal life of 15 years. However, due to the competitive nature of the product, the management estimates a useful life of only 5 years. तो अगर लीगल लाइफ भले ही 15 साल की हो, मैनेजमेंट उसको 5 साल यूज़ करना चाहती है, तो डेप्रिसिएशन हम 5 साल की ही यूज़ करेंगे, ना कि 15 साल की। स्ट्रेट लाइन अमोर्टाइजेशन इज डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट टू बी द बेस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड लगेगा। On 1st April 2002, एक साल बाद, management is uncertain that the process can actually be made economically feasible and decides to write down the patent to an estimated market value of 1.5 लाख रुपए and decide to amortize over 2 years. उन्होंने कहा कि अगले 2 साल तक ही और अमोर्टाइजेशन होगा और 1.5 लाख रुपए की उसकी वैल्यू कर दी।
As at 1st of April 2003, having perfected the related production process, the asset is now appraised at a value of 3 lakh rupees. Furthermore, the estimated useful life is now believed to be 4 more years. 4 और साल चल जाएगा. Determine the value of intangible asset at the end of each financial year. ठीक है. हर एक फाइनेंशियल ईयर के बाद इसकी वैल्यू बतानी है क्या क्या रहेगी. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. अपना हमने लिया था इस एसेट को 1 अप्रैल को. 1 अप्रैल 2001 को हमने एक एसेट खरीदा जिसकी वैल्यू है 3 लाख रुपए. और इस दिन मैनेजमेंट को लग रहा है कि हम सिर्फ 5 साल के लिए यूज़ करेंगे. 15 साल भले ही लीगल लाइफ है उसकी, बट हम 5 साल तक यूज़ करेंगे. तो इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी हमारी 2001-2 के लिए. डेप्रिसिएशन आएगी 3 लाख डिवाइड बाई 5 ईयर्स, दैट इज 60,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन यहाँ पे हम चार्ज करेंगे. तो 31 ऑफ मार्च 2002 को वैल्यू बन जाएगी अपनी 2,40,000 रुपये. ठीक है. अब 1 अप्रैल 2002 को मैनेजमेंट को लगता है कि अब इसकी फीजिबिलिटी नहीं है पेटेंट की, इसको 1.5 लाख रुपए का होना चाहिए और अमोर्टाइज होगा अगले 2 सालों में. ठीक है. अब हमें 31 मार्च 2003 की वैल्यू निकालनी है, बट अब मैनेजमेंट को लगता है कि इसकी वैल्यू हो जानी चाहिए 1.5 लाख रुपए, ना कि 2,40,000 रुपये. तो 1 अप्रैल 2002 को मैनेजमेंट को लगता है कि इसकी फीजिबिलिटी नहीं है और 1.5 लाख रुपये इसकी वैल्यू होगी. तो 1 अप्रैल 2002 को एक इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होगी और इसकी वैल्यू आ गई 1.5 लाख रुपये. जो भी लॉस आया 2,40,000 रुपये का हमारी बुक्स में था, 1.5 लाख रुपये का अब हम इसको इम्पेयर कर रहे हैं. तो 90,000 रुपीज़ का इम्पेयरमेंट लॉस इसको हम P&L में चार्ज कर देंगे एज अ इम्पेयरमेंट लॉस इंडियस 36 के हिसाब से. ठीक है. 90,000 रुपीज़ का लॉस आ गया 1 अप्रैल 2002 को. अब डेप्रिसिएशन हमने कहा कि 2 साल के लिए और वैलिड है ये, तो इसको 1.5 लाख डिवाइड बाई 2 करके डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इस पर 75,000 की. तो 31 मार्च 2003 को हमारी वैल्यू आ जाएगी 75,000 रुपीज़ आ गई हमारे पेटेंट की वैल्यू 31 मार्च 3 को. अब अगले ही दिन 1 अप्रैल 2003 को हमारा परफेक्ट हो गया मॉडल और हमने कहा कि ये वैल्यू होनी चाहिए इसकी 3 लाख रुपए की और इसको हम 4 साल तक और डेप्रिशिएट कर सकते हैं. हमारी यूजफुल लाइफ है 4 ईयर्स. तो 1 अप्रैल को 2003 को हमारी वैल्यू हमने बना दी 3 लाख रुपए. 75,000 का हमारे पास पेटेंट है बुक्स में कैरिंग अमाउंट, बट हम कह रहे हैं कि वो 3 लाख का होना चाहिए क्योंकि उसकी फीजिबिलिटी बढ़ गई है. तो इसमें हमें प्रॉफिट हुआ. कितना प्रॉफिट हुआ? 2,25,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ. 2,25,000 का इसमें गेन आया. इस 2,25,000 के गेन को हम कैसे डिवाइड करेंगे? 90,000 रुपये का तो हमने पहले लॉस बुक करे था, तो इस 90,000 को हम P&L में रिवर्स कर देंगे. P&L में एक डेबिट एंट्री मारेंगे, सॉरी क्रेडिट एंट्री मारेंगे इनकम करके 90,000. रिमेनिंग जो अमाउंट बचा इसमें से 2,25,000 माइनस 90,000, 1,35,000 को ये हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस में चला जाएगा, OCA में जाएगा रिवैल्यूएशन गेन. ठीक है. और एसेट हमारा अब 3 लाख रुपए का दिखने लग गया. अब डेट आएगी 31 मार्च 2004. इसको हमें 4 साल के लिए डेप्रिसिएट करना है, तो 3 लाख डिवाइड बाई 4 इस 75,000 रुपीज़ की डेप्रिसिएशन लग जाएगी इसमें और हमारा एसेट बन जाएगा 3 लाख माइनस 75,000, 2,25,000 का ऑन 31 ऑफ मार्च 2004. ठीक है. बाकी आने वाले रिमेनिंग ईयर्स में कुछ और आगे दे नहीं रहा, तो ऐसे ही 75,000 रुपीज़ आने वाले और सालों में इसको कम करते रहेंगे. 2,25,000 माइनस 75,000 माइनस 75,000 ऐसे सो ऑन. ठीक है. सॉल्यूशन देखते हैं जाएगा. आंसर ये है प्रेजेंटेशन अपनी करके. जैसे कि सबसे पहले देखते हैं वैल्यू ऑन 31 ऑफ मार्च 2002. हमने क्या निकाली है? 31 ऑफ मार्च 2002 में 2,40,000 रुपये की वैल्यू है. 3 लाख का था, उसमें से 5 साल की डेप्रिसिएशन 60,000 रुपये माइनस करें. तो ओरिजिनल कॉस्ट 3 लाख की थी, अमोर्टाइजेशन 5 साल की करके 60,000 माइनस नेट वैल्यू होगी 2,40,000. वैल्यू ऑन 31 ऑफ मार्च 2003 की वैल्यू क्या है? 31 मार्च 2003 को 75,000 की वैल्यू है, 75,000 की डेप्रिसिएशन है और 90,000 का लॉस आया है, इम्पेयरमेंट लॉस. तो 1 अप्रैल 2002 को impairment is recorded by writing down the asset to the estimated value of 1,50,000 which necessitates a 90,000 charge to profit and loss. Carrying value 2,40,000 minus 1.5 लाख. Amortization provided for the year is 75,000 क्योंकि 2 साल की रिमेनिंग लाइफ रहेगी थी. नेट वैल्यू हमारी बन गई 75,000 की. अब वैल्यू एज ऑन 31 ऑफ मार्च 2004 31 मार्च 4 को 2,25,000 की वैल्यू है, 75,000 की डेप्रिसिएशन है. जो हमने प्रॉफिट हुआ है 2,25,000 का, उसको हमने बांट दिया 90,000 का रिवर्सल P&L में और 1,35,000 का OCA में.
तो 31 मार्च 4 को एज ऑफ दिस कैरिंग अमाउंट हमारी 75,000 थी ही 31 मार्च 3 की, रिवैल्यूड अमाउंट 3 लाख की हो गई है, तो आउट ऑफ टोटल रिवैल्यूएशन 2,25,000 90,000 विल बी चार्ज टू P&L एंड द बैलेंस 1,35 रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। अमोर्टाइजेशन प्रोवाइडेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर इज 75,000, तो नेट वैल्यू आ गई अपनी 2,25,000 की। और आने वाले 3 साल और जो कि है 2005, 6, 7, इसमें 75,000 रुपये माइनस होती रहेगी, 2,25 माइनस 75 1,50,000, 1,50,000 माइनस 75 इतना, और ये निल करके हमारी आ गई एसेट की वैल्यू। तो सिंपल डेप्रिसिएशन करनी है इसमें, और कुछ नहीं है इसमें, दैट्स इट। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 12। एक्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड सीक्स योर ओपिनियन इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस। ठीक है, इसमें अलग अलग ट्रांजेक्शंस दे रखी है, उसके बारे में बताना है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, acquired a 4-year license to manufacture a specialized drug at a cost of 1 crore at the start of a year. Production commenced immediately. तो एक लाइसेंस लिया इसने, तो ये एक इंटेंजिबल एसेट हो गया एज पर इंडिया 38। ठीक है, 4 साल में इसको हम रिकॉर्ड करेंगे इसकी कॉस्ट पे 1 करोड़ पे, एंड 4 साल तक इसको अमोर्टाइज करेंगे। आंसर साथ साथ देखते हैं। इट शुड रिकॉग्नाइज द ड्रग लाइसेंस एज एन इंटेंजिबल एसेट बिकॉज इट इज सेपरेट एक्सटर्नल परचेज, सेपरेटली आइडेंटिफाइबल एसेट है एंड कंसिडर्ड सक्सेसफुल इन रिस्पेक्ट ऑफ फिजिबिलिटी एंड प्रोबेबल फ्यूचर कैश फ्लोज। The drug license should be recorded in 1 crore and should be amortized over the next 4 years. ठीक है। Also purchased another company at the start of a year as part of the total acquisition. X Pharmacy Limited acquired a brand with a fair value of 3 crore based on sales revenue. The life of the brand is estimated at 15 years. तो ये परचेज ब्रांड है, तो इसको भी एक इंटेंजिबल एसेट ये बनेगा 3 करोड़ का, और इसको हम अमोर्टाइज करेंगे 15 साल में। इट इज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल एंड इट्स अ परचेज एसेट। It should recognize the brand as an intangible asset because it is purchased as a part of acquisition and it is separately identifiable, amortized over a period of 15 years and recorded at 3 crore rupees. ठीक है। थर्ड क्या कहता है, spent 1 crore on advertising campaign during the first 6 months. Subsequent sales have shown a significant improvement and expected that this will continue over 3 years. एडवर्टाइजिंग कैंपेन हमेशा प्रोहिबिट रहता है इंडिया 38 में, भले ही उसका कोई इंप्रूवमेंट या कुछ हमें उससे मिले फ्यूचर में रेवेन्यूज, तो इट इज एक्सपेंस ऑफ P&L में जाएगा। 1 crore शुड बी एक्सपेंस ऑफ P&L में डाल देंगे इसे। फोर्थ क्या कहता है, इट हैज कमेंस्ड डेवलपिंग अ न्यू ड्रग ए। कंपनी ने एक नया ड्रग स्टार्ट करा, ड्रग ए। द प्रोजेक्ट कॉस्ट वुड बी 10 करोड़ रुपीज। डेवलपिंग स्टार्ट कर दिया, रिसर्च का पार्ट नहीं है, डेवलपिंग स्टार्ट कर दिया। क्लिनिकल ट्रायल प्रूव सक्सेसफुल एंड सच ड्रग इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट रेवेन्यू ओवर नेक्स्ट 5 years, तो फीजिबिलिटी भी इसकी हो गई है। कॉस्ट इनका 31 मार्च 1 तक हमारी 5 करोड़ की है, और बैलेंस कॉस्ट 2001-2 में 5 करोड़ मोर की है। तो डेवलपिंग स्टार्ट कर दी, और द प्रोजेक्ट कॉस्ट वुड बी 10 करोड़ रुपीज। जो डेवलपिंग की कॉस्ट है 10 करोड़ रुपीज है, तो पूरी की पूरी 10 करोड़ कैपिटलाइज होगी। 31 मार्च 1 को हमारी 5 करोड़ रुपए का इंटेंजिबल एसेट दिखेगा, प्लस नेक्स्ट ईयर हमने कुछ एडिशंस कर दिए इसमें 5 करोड़ की, तो टोटल 10 करोड़ दिखेगा 31 मार्च 2002 में, और 31 मार्च 2001 में दिखेगा 5 करोड़ का। डेवलपमेंट कॉस्ट इंकर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2001-2 शुड बी कैपिटलाइज, ये भी कैपिटलाइज होगी। कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, ओपनिंग कॉस्ट अपनी 5 की थी, डेवलपमेंट कॉस्ट हुई 5 की, टोटल कॉस्ट आ गई इसकी 31 मार्च 2 को। लास्ट कहता है, इट हैज ऑल्सो कमेंस डेवलपिंग अनदर ड्रग बी, इट हैज इंकर्ड 50 lakh rupees towards research expense of 31 मार्च 2। द टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी हैज नॉट येट बीन एस्टैब्लिश्ड। अब देखिए टेक्निकल फिजिबिलिटी नहीं करी, और ये रिसर्च एक्सपेंस हमारा इसमें सारा P&L में जाके एक्सपेंस होगा, क्योंकि भी टेक्निकल फैसिलिटी में नहीं, और रिसर्च की कॉस्ट हम कैपिटलाइज नहीं करते हैं। रिसर्च एक्सपेंस इंकर्ड फॉर डेवलपिंग शुड बी एक्सपेंस ऑफ सिंस टेक्निकल फिजिबिलिटी हैज नॉट येट बीन एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, इसके साथ हमारे इलस्ट्रेशंस खत्म होते हैं इस चैप्टर के। टोटल 12 इलस्ट्रेशंस हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी है इस चैप्टर के, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। Jupiter Limited acquires a new energy efficient technology that will significantly reduce energy cost of manufacturing। इसमें हम पता लगाएंगे कि कौन सी कॉस्ट अपनी कैपिटलाइज होगी, कौन सी नहीं। कॉस्ट ऑफ न्यू सोलर टेक्नोलॉजी 10 लाख रुपये हमने खर्चे, इसको कैपिटलाइज कर देंगे क्योंकि कॉस्ट है। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा हम इसमें से डिडक्ट करेंगे, अगर कोई कैश डिस्काउंट होता तो उसको नहीं करते। ट्रेनिंग कोर्स फॉर स्टाफ इन न्यू टेक्नोलॉजी, स्टाफ की ट्रेनिंग हमारे लिए इंटेंजिबल एसेट नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। इनिशियल टेस्टिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, टेस्टिंग हम इसमें डालते हैं, पार्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट है। कोई लॉसेज इंकर्ड वाइल अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट शटडाउन, कोई ऑपरेटिंग लॉसेज है उसको हम यहाँ पे नहीं कंसिडर करेंगे, और इस अमाउंट को हम कैपिटलाइज कर देंगे। तो इसमें हम क्या सीखा, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करना है। ट्रेनिंग अगर स्टाफ को दी है वो नहीं लेनी, लॉसेज कोई होते हैं वो नहीं लेने। यहाँ पे है भी इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज,
यहाँ पे दीज आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट, ठीक है, कोई ऑपरेटिंग लॉसेस आते हैं वो नहीं लेने, ठीक है। टेस्ट योर नॉलेज, क्वेश्चन नंबर 1, X Limited is engaged in the business of publishing journals. They acquired 100% stake in Y Limited, a company in the same industry. X Limited paid a purchase consideration of 10 crore rupees and fair value of net asset acquired is 8 crore 50 lakh. The purchase consideration includes payment for the following as well: 30 lakh for obtaining the skilled staff of Y Limited and 50 lakh by way of payment towards a non-compete fee so as to restrict Y Limited to compete in the same line of business for the next 5 years. However, the above items A and B are not forming part of the net asset acquired of 8 crore 50 lakh. Determine how the above transaction be accounted for by X Limited. X Limited ने एक कंपनी खरीदी है Y Limited को, उसके लिए उसने 10 करोड़ रुपए की परचेज कंसिडरेशन दी है, ठीक है, और उसके बदले जो एसेट्स लिए हैं वो है 8 करोड़ 50 लाख के। ये है अपने आइडेंटिफाइबल नेट एसेट, ये माइनस करेंगे इसमें से तो हमें मिल जाएगी गुडविल, ठीक है। बट इन 8.5 करोड़ के एसेट्स के अलावा उसने एक 30 लाख रुपए की एक स्किल्ड स्टाफ भी लिया है और 50 लाख की एक नॉन कम्पीट फीस दी है, एक पेमेंट करिए नॉन कम्पीट फीस की कि वाई लिमिटेड फिर से इस बिजनेस में नहीं आएगा 5 साल तक। तो नॉन कम्पीट फीस इज अ इंटेंजिबल एसेट एज पर इंडिया 38, एक इंटेंजिबल एसेट है बिकॉज इट इज a right which a company has obtained and it is inseparable, it is identifiable, ठीक है, एक तो आइडेंटिफाइबल है, एक सेपरेबल फ्रॉम द एंटिटी है, एक कॉन्ट्रैक्चुअली ऑब्लिगेशन की वजह से इसे मिला ये, तो इट इज अ इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। तो ये 50 लाख रुपए भी हमारे आइडेंटिफाइबल नेट एसेट हो गए, तो यहाँ पे भी ये भी माइनस होगा नॉन कम्पीट फीस। जो 30 लाख रुपीस स्किल्ड स्टाफ के लिए दिए हैं, यानी जो स्टाफ है वो स्किल्ड है, ये इंटेंजिबल एसेट नहीं है। नॉर्मली अगर हम खुद अपनी स्टाफ की ट्रेनिंग पे खर्चा करते हैं तो उसको हम डाल देते हैं पीएनएल में एक्सपेंस करके, बट जब इसको हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन में खरीदा है, यानी ये चीज़ भी हमने खरीदी है, ठीक है, तो इसको हम एक्सपेंस नहीं डाल सकते पीएनएल में, इसको भी हम यहाँ पे ये गुडविल में पार्ट बच जाएगा, बनेगा तो इंटेंजिबल एसेट बनेगा, गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट, बट ये परचेज गुडविल है, इंड एस 103 में ये एक अलाउड है, तो इसलिए अपनी गुडविल आ जाएगी अब 10 करोड़ में से 8.5 करोड़ रुपए के इंटेंजिबल वो आइडेंटिफाइबल नेट एसेट खरीदे हैं, 50 लाख रुपए की हमने नॉन कम्पीट फीस दी है, तो ये बन गई 1 लाख रुपीस के अपनी गुडविल। इस गुडविल में ये 30 लाख रुपए भी ऐड हो रखे हैं क्योंकि परचेज कंसिडरेशन का पार्ट है ये 30 लाख रुपए। वैसे तो स्किल्स का अपना इंटेंजिबल एसेट नहीं बनता, इसको पीएनएल में हम एक्सपेंस करते हैं, बट एक जब हम इसे बिजनेस कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो ये गुडविल का पार्ट बन जाता है। इसका कंसेप्ट हम यहाँ से देख लेते हैं एक बार, लेट्स सी। ये एक नोट दे रखा है, इफ एन आइटम within the scope of the standard does not meet the definition of an intangible asset, अगर कोई भी आइटम जो आ रही है इसमें इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन ही मीट कर रही, देन एक्सपेंडिचर टू एक्वायर इट और जनरेट इट इंटरनली इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस व्हेन इट इज इनकर्ड। जब भी वो एक्सपेंस होगा उसको हम एक्सपेंस की तरफ करेंगे जब भी वो एक्सपेंडिचर होगा। However, if the item is acquired in a business combination, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन मिल गई इसे, however अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन में हमने कोई चीज ली है, इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द गुडविल रिकॉग्नाइज्ड एट द एक्विजिशन डेट, ठीक है, तो उसको गुडविल का पार्ट बना देंगे। तो अब आईसीआई का आंसर देख लेते हैं इसके लिए, ठीक है, हमने 1 लाख की गुडविल निकाली है, 50 लाख का अपना नॉन कम्पीट फीस का जो हमने पेमेंट करी है वो भी इंटेंजिबल एसेट है। आईसीआई का आंसर देखते हैं, X Limited should recognize an intangible asset in respect of the consideration paid towards non-compete fees. तो non-compete fees के लिए intangible asset recognize करना चाहिए। However, amount paid for obtaining skilled staff amounting to 30 lakh rupees does not meet the definition of intangible asset, since X Limited has not established any right over the resource and the same should be expensed. उसको expense में डाल देना चाहिए। The entity has insufficient control over the expected future economic benefits arising from the team of skilled staff, क्योंकि ये staff कभी भी हमें छोड़ के जा सकता है। Therefore, 50 लाख रुपीज विल बी सेपरेटली रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट, जो कि हमने नॉन कम्पीट फीस के लिए दिए, whereas amount paid for obtaining skilled staff does not meet the recognition criteria for being identified as a separate intangible asset, ठीक है। तो however since it is acquired as a part of business combination it forms part of the goodwill recognized at the acquisition date। ये वही जो हमने कंसेप्ट देखा था, अगर ये बिजनेस कॉम्बिनेशन में लिया है तो इसको हम गुडविल रिकॉग्नाइज करेंगे, अगर ये बिजनेस कॉम्बिनेशन में नहीं होता तो हम इसको यहाँ पे एक्सपेंस कर देते, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ गुडविल क्या हुई, 1.5 करोड़ माइनस 50 लाख,
1 करोड़ रुपीज़ की गुडविल आई। 1 करोड़, एक सेकेंड, ऑफ कोर्स 10 करोड़ में से 9 करोड़ चले गए तो ये 1 लाख नहीं 1 करोड़ बचा। ठीक है, तो 1 करोड़ रुपये की गुडविल आई। 50 लाख का अपना नॉन कमिट फीस है। डेढ़ कहाँ से आया ये डेढ़ आया 10 माइनस 8.5 डेढ़। ठीक है, तो 1 करोड़ की अपनी होगी गुडविल। क्वेश्चन नंबर 2, X Limited purchased a franchisee from a restaurant chain at a cost of 1 crore and the franchisee has 10 years of life. In addition, the franchisee payment mentions that the franchisee would also pay the franchisor royalty as a percentage of sales made. Advise whether the franchisee rights be treated as an intangible asset under Ind AS 38. तो हुआ क्या, एक्स लिमिटेड ने एक फ्रेंचाइजर से राइट्स खरीदे हैं फ्रेंचाइजी के 1 करोड़ रुपीज़ के, कि 10 साल तक उसके पास फ्रेंचाइजी है। इन एडिशन एक्स लिमिटेड जो भी सेल करेगी उसकी कुछ रॉयल्टी की पेमेंट भी इसको हम देंगे। ठीक है, एक तो हमने ये 1 करोड़ रुपए दिए इसे और रॉयल्टी की पेमेंट भी देंगे। तो क्या ये फ्रेंचाइजी एक्स लिमिटेड के लिए एक इंटेंजिबल एसेट है? ऑफ कोर्स इट इज एन इंटेंजिबल एसेट बिकॉज इट्स कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड। ठीक है, एक ये कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है इसने जो परचेज करा है। इट इज सेपरेबल एंड आइडेंटिफाइबल। तो ये सारे फुलफिल हो रहे कंडीशंस टू बी ए इंटेंजिबल एसेट। तो दिस 1 करोड़ इज एन इंटेंजिबल एसेट। रही बात जो रॉयल्टी हमें पे करनी है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड, ये एक तरीके से इसका एक्सपेंस है, इसको पीएनएल में डालेंगे। इट इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट बट ये तो एक खर्चा है इसका, तो इसको हम डालेंगे अपने पीएनएल में। ठीक है, आंसर चेक करते हैं। और हाँ, एक और चीज़, 10 साल की इसकी लाइफ है, तो 10 साल तक अपना जो भी फ्रेंचाइजी का लाइसेंस है या राइट्स है इसको हम अमोर्टाइज करेंगे 10 साल में। ठीक है, आंसर देखते हैं। The franchisee rights meet the identification criteria of an intangible asset since it arises from the contractual rights. It is acquired separately and its cost can be measured reliably. In addition, X Limited will have future economic benefits and control over them from the franchisee rights. ठीक है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स आए हैं? पहला पॉइंट, आइडेंटिफाइबल है अपना एसेट। दूसरा, उसकी कॉस्ट हम रिलायबली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाइबल है, सेपरेबल फ्रॉम द एंटिटी है, सेपरेटली है। ठीक है, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, एंटिटी के पास कंट्रोल है उसका। 6, उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी है। ये कुछ कंडीशंस है, 6 कंडीशंस जो फुलफिल होती है तो इंटेंजिबल एसेट हमारा बन जाता है। ठीक है, आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, कॉस्ट शुड बी रिलायबली मेजर्ड, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, सेपरेबल होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए एंटिटी के पास, अंडर अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है एक्स लिमिटेड शुड रिकॉग्नाइज द फ्रेंचाइजी राइट एज एन इंटेंजिबल एसेट एंड अमोर्टाइज ओवर 10 ईयर्स। 10 साल में अमोर्टाइज होगा। रॉयल्टी एज अ परसेंटेज सेल्स पेड टू द फ्रेंचाइजी वुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। उसको हम पीएनएल में डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, an entity regularly places advertisement in newspaper advertising in products and includes a reply slip that informs individuals replying to the advertisement that the entity may pass on the individual's detail to other sellers of similar product unless the individual ticks a box in the advertisement. ठीक है, मतलब एक कंपनी एडवर्टाइजमेंट दे रही है न्यूज़पेपर में, उसमें लिखा हुआ है कि हम तुम्हारी डिटेल्स किसी और को बेच सकते हैं। Over a period of time, the entity has assembled a list of customers, names and addresses. The list is provided to other entities for a fee. वो लिस्ट, कस्टमर लिस्ट जो है वो आगे किसी को बेच भी रही है किसी फीस के लिए। द एंटिटी वुड लाइक टू रिकॉग्नाइज एन एसेट इन द रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू बी डिराइव फ्रॉम द लिस्ट। इवैल्यूएट वेदर द कस्टमर लिस्ट बी ट्रीटेड एज एन इंटेंजिबल एसेट अंडर इंड AS 38। सबसे पहले इसका आंसर तो रहेगा कस्टमर लिस्ट, नो इट इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट। जैसे इसको इंड AS 38 प्रोहिबिट करता है, जैसे हमने एडवर्टाइजिंग का एक खर्चा है उसको प्रोहिबिट कर दिया, इट इज नॉट अ इंटेंजिबल एसेट। सिमिलरली कस्टमर लिस्ट इज ऑल्सो नॉट एन इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, अब हमने 6 चीज़ें पिछले क्वेश्चन में देखी थी जो स्पेसिफाई करती है कि कोई इंटेंजिबल एसेट हम रिकॉर्ड करें या ना करें। ठीक है, सबसे पहले था आइडेंटिफाइबिलिटी, तो ये आइडेंटिफाइबल तो है कस्टमर लिस्ट। ठीक है, फिर था कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड। अब इसको इंटरनली जनरेट करा है, इसकी कॉस्ट हम नहीं मेजर कर सकते कि कितने का खर्चा हुआ है इसमें से, मतलब कस्टमर लिस्ट जनरेट करने में कितना खर्चा हुआ है, क्योंकि ये तो हमने पूरा बिजनेस ही बना रहे हैं।
हमारा बिजनेस मॉडल है, हम कितने कई सालों से, 5 सालों से, 10 सालों से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, फिर उसके बदले प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, धीरे धीरे कस्टमर की लिस्ट इकट्ठी कर रहे हैं, तो हमें खर्चा नहीं पता कि कितने में बने इंटेंजिबल एसेट। ठीक है। थर्ड होता है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ऑफ कोर्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो है, कस्टमर लिस्ट हमारे पास है तो हम सेल कर सकते हैं, उसको आगे बेच सकते हैं, तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी है। ठीक है। सेपरेबल फ्रॉम द एंटिटी, ऑफ कोर्स सेपरेबल है क्योंकि इसमें कंपनी इसे बेच सकती है आगे, क्योंकि बेच भी रही है फॉर अ फी। ठीक है। कंट्रोल भी है एंटिटी का इस पे। ठीक है। कोई कॉन्ट्रैक्ट किया उससे, कॉन्ट्रैक्ट से नहीं मिला, बट इसकी हम कॉस्ट कैन नॉट बी रिलायबली मेजर्ड, इसलिए इंटेंजिबल एसेट नहीं है। बाकी कोई भी रीजन दो, कस्टमर लिस्ट कैन नेवर बी एन इंटेंजिबल एसेट अनटिल एंड अनलेस अगर इसको हमने किसी बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्वायर करा हो तो ये गुडविल का पार्ट बन सकती है, जो हमने पहले भी एक गुडविल का पार्ट बनवाया था स्टाफ के कॉस्ट को। ठीक है। बट इट कैन नॉट बी एन इंटेंजिबल एसेट। ठीक है। इसका आंसर हम चेक करते हैं, आंसर नंबर 3। In this situation, the entity has no legal rights to the customer relationship, but exchange transactions have taken place that evidence separability of the asset and the control that the entity is able to exercise over the asset. ठीक है। तो कोई लीगल राइट नहीं है अपने पास, बट सेपरेबल है एंड कंट्रोल है। यही इसमें से हमने देखा यहाँ पे कि सेपरेबल है, कंट्रोल है, बट कॉन्ट्रैक्चुअल लीगल राइट नहीं है। Therefore, the list is an intangible asset. लिस्ट तो अपनी इंटेंजिबल एसेट है क्योंकि सेपरेबल है, कंट्रोल है, इंटेंजिबल एसेट है, बट इसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते बिकॉज द कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग द कस्टमर लिस्ट इंटरनली कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द बिजनेस एज अ होल। पूरा बिजनेस बनाने और सिर्फ लिस्ट क्रिएट करने का खर्चा हम अलग से नहीं बता सकते। देयरफॉर इट डज नॉट मीट द कंडीशन स्पेसिफाइड टू रिकॉग्नाइज एन इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट, so it cannot be recognized. Question number 4. Let's start this. A software company X Limited is developing a new software for the telecom industry. It employs 100 engineers trained in that particular discipline who are engaged in the development of software. ठीक है. X Limited feels that it has an excellent HR policy and does not expect any of its employees to leave in the near future. It wants to recognize this set of engineers as a human resource asset in the form of intangible asset. Advise X Limited on the above issue. नहीं कर सकते भाई, ह्यूमन रिसोर्स को हम एसेट नहीं रिकॉर्ड कर सकते, भले जितनी मर्जी हमारी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी हो, एम्प्लॉय है कभी भी छोड़ के हमें जा सकता है। ठीक है। तो ये ट्रेन स्टाफ को हम नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड एज एन इंटेंजिबल एसेट। आंसर फटाफट देख लेते हैं, छोटा सा है। Although without doubt the skill set of the employees will make them extremely valuable to the company, however it does not have a control over them. We do not have a control over them. So merely having a good HR policy would not make them eligible to be recognized as an intangible asset. सिर्फ एक HR की गुड पॉलिसी होने से हम उसको इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बट यहीं पे हमारी अगर पॉलिसी होती या कुछ होता कि हम जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल का हमने कॉन्ट्रैक्ट हमने उनके साथ साइन करवा रखा है और हमारे पास कुछ और भी तरीके की कंट्रोल है उनके पास कॉन्ट्रैक्चुअल, तो हम इंटेंजिबल एसेट बना सकते हैं। बट जनरली एम्प्लॉयज़ या ट्रेन एम्प्लॉयज़ कैन नॉट बी एन इंटेंजिबल एसेट फॉर अस, क्योंकि वो हमें कभी भी छोड़ के जा सकते हैं, वी डू नॉट हैव अ कंट्रोल ओवर देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, ये कहता है X Limited has acquired a telecom license from government to operate mobile telephony in 2 states of India. एक लाइसेंस लिया है टेलीकॉम का। Recommend the cost of acquisition to be capitalized as an intangible asset under Ind AS 38. देखिए क्वेश्चन मेरे को पूरा तो नहीं लग रहा क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम कैसे बता सकते हैं जब हमें कॉस्ट दे नहीं रखी, बट इतना कह सकते हैं वट एवर द कॉस्ट इज इंकर्ड टू ऑब्टेन दिस लाइसेंस प्लस एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट या एक्सपेंसेस विच इज लाइक डन टू एक्वायर दिस लाइसेंस कैन बी आवर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और उसको हम कैपिटलाइज करेंगे, इट इज अ लाइसेंस। ठीक है। Cost of acquisition of the telecom license can be capitalized as an intangible asset under the head license as the cost is ascertainable and will lead to future economic benefits of X Limited. तो इसमें यही बोला है कि कैपिटलाइज कर सकते हो, कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, सिंपल इजी, कोई काम का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 भी इजी है, बस एक छोटा सा कंसेप्ट है यहाँ पे। X Limited purchased a standardized finance software at a list price of 30 लाख रुपीज। ठीक है, हमारे पास जो लाइसेंस है उसकी कॉस्ट है 30 लाख रुपीज। पेड 50,000 टुवर्ड्स अ परचेज टैक्स विच इज नॉन रिफंडेबल। तो जो भी हमारे टैक्स है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट और ये नॉन रिफंडेबल है, तो 0.50 50,000 रुपये के टैक्सेस है।
In addition to this, the entity was granted a trade discount of 5% on the initial list price. जो initial list price हमारा जो 30 लाख है, इस पे एक ट्रेड डिस्काउंट भी हमें मिला है, कितने का? 5% का। तो 30 लाख का 5% हो गया 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए का हमें डिस्काउंट भी मिल गया। ठीक है, ये अपना ट्रेड डिस्काउंट है इसलिए हमने माइनस करा है। अगर कैश डिस्काउंट होता है तो उसको माइनस नहीं करते। ठीक है, X Limited incurred a cost of 7 लाख towards the customization of the software for its intended use। मतलब इसको अपने यूज करने के लिए 7 लाख रुपए खर्चने पड़े, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इसको भी हम ऐड कर देंगे, 7 लाख रुपए ऐड होंगे। ठीक है, ये हो गया कस्टमाइजेशन कॉस्ट। X Limited also purchased a 5-year maintenance contract with the vendor company 2 लाख रुपीज। अब ये जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है ये अपने एसेट से रिलेटेड नहीं है। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट या मेंटेनेंस एक्सपेंस कभी भी अपने कैपिटलाइज नहीं होंगे, इसको हम पीएनएल में अमोर्टाइज करेंगे। 2 लाख है तो 2 लाख डाल के पहले इसको, फिर प्रीपेड बना के फिर 5 साल तक इसको अमोर्टाइज करेंगे। तो अपनी जो कॉस्ट है इंटेंजिबल एसेट की जो हम मांगी है इसमें वो बनी 30 लाख प्लस 7 लाख 37 लाख। 37 में से 37 लाख माइनस 1.5 लाख प्लस 0.5 36 लाख रुपए का अपना एसेट बना। और 2 लाख रुपए को हम पीएनएल में डाल के अपना क्या कहते हैं एक्सपेंस डाल के इसको प्रीपेड एसेट बन जाएगा और उसको फिर बाद में हम अमोर्टाइज करते रहेंगे। क्वेश्चन 6 का आंसर देखते हैं। सबसे पहले जो टोटल कॉस्ट है वो अपनी 36 लाख रुपए, हमने भी यही निकाल दी 36 लाख रुपए, ये निकाल दी। कैसे निकाली है? लिस्ट प्राइस 30 लाख, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा, ये वैल्यू आ गई। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड करे, कस्टमाइजेशन कॉस्ट करी, 36 लाख रुपए की अमाउंट आ गई। क्या कह रहे हैं? इंडिया 38 के हिसाब से कॉस्ट ऑफ सेपरेटली एक्वायर्ड इंटेंजिबल एसेट, cost of a separately acquired intangible asset is its purchase price and non-refundable purchase taxes after deducting trade discount and rebates and any directly due to cost of it। ठीक है, भी मतलब का ज्ञान है। ये एक मेन है। द मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 2 लाख इज एन एक्सपेंस एंड देयरफॉर शुड बी टेकन एज अ प्रीपेड एक्सपेंस एंड चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस ओवर 5 इयर्स। एक प्रीपेड एक्सपेंस बना के, प्रीपेड एक्सपेंस कहा जाएगा अपना बैलेंस शीट में प्रीपेड एसेट चला जाएगा, एक तरह से एक्सपेंस है, और इसको हम पीएनएल में चार्ज करेंगे 5 इयर्स तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। ये क्या कहता है? X Limited in a business combination purchased the net assets of Y Limited for 4 लाख रुपीज। ठीक है, बिजनेस कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो ये परचेज कंसिडरेशन है अपनी कितनी? 4 लाख की। On 31st of March, the assets and liabilities position of Y Limited just before the acquisition is as follows। तो ये हमें just before उसकी एसेट एंड लाइबिलिटीज दे रखी है, ये इसकी कैरिंग अमाउंट ले लो या बुक अमाउंट कह लो। प्रॉपर्टी है, इंटेंजिबल एसेट से 2, कैश दे रखे हैं, ट्रेड पेबल्स दे रखे हैं। द फेयर मार्केट वैल्यूज भी हमें दे रखी है प्लांट की, इंटेंजिबल एसेट्स की, इज अवेलेबल एंड दे आर 1.5 लाख 30,000 एंड 70,000 रिस्पेक्टिवली। रिकमेंड हाउ वुड एक्स लिमिटेड अकाउंट फॉर द नेट एसेट्स एक्वायर्ड फॉर फ्रॉम वाई लिमिटेड। तो ये पूछ रहे हैं कि नेट एसेट्स क्या होंगे, इसके नेट एसेट्स कैसे करेंगे। इंडिया 103 के हिसाब से जब भी हम कोई एक्विजिशन करते हैं वो हम करते हैं फेयर वैल्यू पे, ना कि अपनी कैरिंग अमाउंट पे। तो फेयर वैल्यू ऑफ पीपीईज हमें दे रखी है 1.5 लाख रुपए की। इंटेंजिबल एसेट्स 1 हमें दे रखी है 30,000 के, और 70,000 रुपीज़ के दे रखे हैं इंटेंजिबल एसेट 2। कैश एंड बैंक की तो कोई फेयर वैल्यू होती नहीं, कैश हमेशा फेयर वैल्यू भी रहता है, मतलब 1,30,000 का कैश है। ट्रेड पेबल के बारे में कुछ बताया नहीं, तो 50,000 ही इसकी फेयर वैल्यू है। ठीक है, तो नेट एसेट निकालने के लिए सारे एसेट माइनस लाइबिलिटी हम कर देंगे। तो ये हुआ 1.5 लाख, प्लस में 30,000 और 70,000 1 लाख, प्लस 1.3 लाख, तो 3,80,000 के हमारे एसेट्स हो गए, माइनस 50,000, 3,30,000। इसको हम माइनस करेंगे तो अपने आ जाएगा 3,30,000 के आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। तो गुडविल आ गई कितनी? 70,000 की, 70,000 की गुडविल आ गई। अब हमें पूछा गया कि नेट एसेट्स को कैसे अकाउंट करेंगे। तो जब भी एक्स लिमिटेड अपनी बुक्स बनाएगा उसमें वो पीपी दिखाएगा, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट 1 दिखाएगा, इंटेंजिबल एसेट 2 दिखाएगा, कैश एंड बैंक दिखाएगा, गुडविल दिखाएगा। ये तो हो गए एसेट। दूसरी तरफ अपनी लाइबिलिटीज दिखाएगा जो कि है ट्रेड पेबल्स। तो लाइबिलिटी का अमाउंट 50,000 होगी, गुडविल हमने अभी कैलकुलेट करी है 70,000 की। ठीक है, कैश एंड बैंक बैलेंस हमें 1,30,000 का दे रखा है। इंटेंजिबल एसेट्स की हम
नई फेयर वैल्यू उठाएंगे 70,000 30,000 और पीपी उठाएंगे 1.5 लाख का। बस इस तरीके से प्रेजेंटेशन करेंगे और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। इसमें बस ये है कि इंडिया मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन में हम फेयर वैल्यूज पे लेते हैं अपने एसेट्स को, और कुछ नहीं है। ठीक है, 7 का आंसर हम चेक करते हैं। एक्स लिमिटेड अकाउंट फॉर द एसेट्स फ्रॉम वाई लिमिटेड इन द फॉलोइंग मैनर। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1.5 लाख की दिखाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी 1.5 लाख की। इंटेंजिबल अपने 30 और 70 की दिखाएगा। गुडविल 70 की निकाली है इसने। कैश एंड बैंक कितनी है, ट्रेड पेबल 50,000। और हाँ, गुडविल इज द डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यूज ऑफ नेट एसेट्स एंड परचेज कंसिडरेशन। तो 4 लाख माइनस जो भी फेयर वैल्यू है, तो गुडविल आ गई 70,000 की। 1.5 70 30 1.5 31 माइनस 50, यही जो 1.5 30 70 31 माइनस 50। ठीक है, सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। X Limited acquired Y Limited on 30th of April. The purchase consideration is 50 lakh rupees. The fair value of the tangible asset is 45 lakh. The company estimate the fair value of in-process research and development projects at 10 lakh rupees. No other intangible asset is acquired by X Limited in the transaction. ठीक है. Further cost incurred by X Limited in relation to that research and development project is as follows: 5 lakh as a research expense, 20 lakh, 2 lakh rupees to establish the technical feasibility, and 7 lakh for further development of cost after technical feasibility is established. Determine at what amount the intangible asset be measured under Ind AS 38. ठीक है, देखो सबसे पहले तो इसने एक परचेज कंसिडरेशन पे करी है 50 लाख रुपए की। उसके बदले इसने इंटेंजिबल क्या कहते हैं आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स में 45 लाख रुपीस के तो टेंजिबल एसेट्स परचेज करे, और 10 लाख रुपए का एक इसने इंटेंजिबल एसेट लिया है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये इसका इंटेंजिबल एसेट है। तो इसने 50 लाख रुपए पे करे, बट उसके बदले इसने 45 लाख और 10 लाख रुपए का एसेट्स खरीदे, यानी 5 लाख रुपए का इसका आ गया गेन ऑन बार्गेन परचेज। इसका तो इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में इसने पूछा है अमाउंट इंटेंजिबल एसेट की हम क्या रखेंगे। ठीक है, ये तो एक डिस्कशन हो गया छोटा सा। अब इंटेंजिबल एसेट्स जब भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली बात होती है, तो नॉर्मली होता क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रिसर्च फेज के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम एक्सपेंस P&L में डाल देते हैं, उसको हम कैपिटलाइज नहीं करते until and unless टेक्निकल फीजिबिलिटी इज एस्टैब्लिश्ड। जिस दिन टेक्निकल फीजिबिलिटी एस्टैब्लिश हो गई, उस दिन के सारे खर्चे फिर डेवलपमेंट फेज में आ जाते हैं और उसको हम कैपिटलाइज करते हैं। ये कंसेप्ट फॉलो होता है जब हमारी इंटरनली जनरेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम कुछ घर में बना रहे हैं, मतलब अपने बिजनेस में अपनी कंपनी में खुद से बना रहे हैं। लेकिन इन केस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट is purchased या is acquired in a business combination। अब बिजनेस कॉम्बिनेशन में जो कंपनी है वाई लिमिटेड, वो भी कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही थी, उसने 10 लाख रुपए खर्चा करा और इसको एक्स लिमिटेड ने खरीद लिया। इस पूरे 10 लाख रुपए को हम इंटेंजिबल एसेट क्रिएट कर देंगे, रिकॉग्नाइज कर देंगे एज पर इंड AS 38। ये एक्सेप्शन है, वैसे तो रिसर्च का खर्चा हम नहीं करते ऐड, बट अगर हम उसको खरीद रहे हैं तो हम उसको ऐड करके 10 लाख रुपए का खर्चा डाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपना इंटेंजिबल एसेट बन गया 10 लाख रुपीज का। इसके अलावा हमें कहा गया है एक्स लिमिटेड ने भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर खर्चा करा, उसने और रिसर्च करी 5 लाख की। अब जब ये घर में आ गया अपने पास, यहाँ पे हमने खरीदा है 10 लाख रुपए का, उसके बाद हमारे घर में आ गया, अपनी कंपनी में आ गया, अब हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं, फिर अब ये वाला कंसेप्ट यूज हो जाएगा इंटरनली जनरेटेड। 5 लाख रुपए अपने जाएंगे P&L में, 2 लाख रुपए हमने लगाए हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी को इस्टेब्लिश करने में, अभी इस्टेब्लिश हुई नहीं है तो रिसर्च में ही माना जाता है, इसको भी हम P&L में डाल देंगे। 7 लाख रुपए हमने खर्चे हैं फर्दर डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट आ गई आफ्टर टेक्निकल फीजिबिलिटी इस्टेब्लिश्ड, तो इस 7 लाख को हम कैपिटलाइज करेंगे, 10 लाख में ऐड करेंगे 7 लाख और 17 लाख रुपए का अपना इंटेंजिबल एसेट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कंसेप्ट है, अगर हम घर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं इन हाउस, तो रिसर्च का खर्चा हम करेंगे एक्सपेंस में, डेवलपमेंट अपना कैपिटलाइज करेंगे। बट यही अगर खर्चा हम यही रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम परचेज कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं फ्रॉम अब फॉर लाइक फ्रॉम अ बिजनेस कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो उस केस में पूरा खर्चे को हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंस को कैपिटलाइज कर देंगे। उसके बाद से हमने अगर कोई रिसर्च करी है तो उसको हम एक्सपेंस में डालेंगे, जब तक टेक्निकल फिजिबिलिटी क्रिएट नहीं हो जाती, स्टैब्लिश नहीं हो जाती, तो P&L में डालेंगे। वंस टेक्निकल फिजिबिलिटी इज एस्टैब्लिश्ड, तो 7 लाख रुपीज जो भी फर्दर डेवलपमेंट है उसको हम कैपिटलाइज कर देंगे अपने इंटेंजिबल एसेट में। ठीक है, आंसर देखते हैं इसका, इसी आएगा
X Limited should initially recognize the acquired in-house research development project at its fair value of 10 lakh rupees. In-house research and development, ठीक है, यहाँ पे इन प्रोसेस होना चाहिए ना, ये इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, बट लेट इट बी. At its fair value of 10 lakh. Research cost of 5 lakh and 2 lakh for establishing feasibility should be charged to profit and loss. Cost incurred from the point of technical feasibility until the time when development costs are incurred are capitalized. So the intangible asset should be recognized as 17 lakh rupees, 10 lakh plus 7 lakh. Okay. Next question, question number 9. Question number 9. ठीक है. X Limited acquired a patent right of manufacturing drug from Y Limited. ठीक है. In exchange वाला question है, exchange of assets. In exchange, X Limited give its intellectual property right to Y Limited. Current market value of patent and intellectual property rights are 20 lakh and 18 lakh respectively. ठीक है. पेटेंट की फेयर वैल्यू 20 लाख है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की 18 लाख है फेयर वैल्यू. कंप्यूट द वैल्यू ऑफ पेटेंट राइट फॉर compute the value of patent right for initial recognition in the books of X Limited in following two situations. X Limited did not pay any cash to Y Limited. X Limited pays 2 lakh to Y Limited. ठीक है. फर्स्ट केस में कोई कैश नहीं दे रहे. X Limited एक पेटेंट एक्वायर करता है, X Limited की बुक्स में एक पेटेंट लेता है और उसके बदले में अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी Y Limited को दे देता है. ठीक है. अब मतलब अपने कंपनी की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो X Limited दे देता है, उसके बदले में एक पेटेंट Y Limited से खरीद लेता है, Y Limited से एक्सचेंज कर लेता है. तो एक्सचेंज के केस में सबसे पहले हम देखते हैं अगर हमें हमें फेयर वैल्यू अवेलेबल है, जो भी हमने एसेट दिया है उसकी फेयर वैल्यू अगर हम अवेलेबल है हम उसको कंसिडर करेंगे. अगर वो नहीं होती तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड उसकी वैल्यू को हम कंसिडर करते हैं. यानी कि इस केस में एक्स लिमिटेड ने अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दी है जिसकी फेयर वैल्यू है 18 लाख रुपए. मतलब एक्स लिमिटेड ने जो अपना चीज दी है उसकी वैल्यू 18 लाख रुपए की चीज उसने अपनी बैलेंस शीट से कम कर दी. उसके बदले में वो एक पेटेंट लेके आया है, तो ये माना जाएगा कि पेटेंट की वैल्यू भी 18 लाख रुपए ही है. जो चीज उसने दी है उसकी फेयर वैल्यू दी है हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो उसी को कंसिडर करेंगे और जो हमने मिला है उसके बदले में पेटेंट उसकी वैल्यू भी हम 18 लाख पे रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है. सेकंड केस में कह रहा है कि सेम चीज हुई है बट उसके साथ उसने 2 लाख रुपए और दिए वाई लिमिटेड को. तो हुआ क्या, एक्स लिमिटेड के पास एक पेटेंट आया, पेटेंट उसके अकाउंट में एसेट डेबिट हुआ, उसके बदले में उसने बैंक से 2 लाख रुपए दिए और एक अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दे दी 18 लाख रुपए की. यानी एक उसने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दी 18 लाख की, 2 लाख रुपए और दिए, यानी पेटेंट पाने के लिए उसने टोटल अपनी 20 लाख रुपए दे दिए. तो पेटेंट की वैल्यू भी कितनी हुई उसके लिए, 20 लाख रुपए. ओके. इसका आंसर आईसीआई कहते हैं, if an entity is able to determine reliably the fair value of either the asset received or the asset given up, यानी अगर फेयर वैल्यू हमें मिल जाती है reliably, then the fair value of the asset given up is used to measure the cost. जो हमने दिया है पहले वो कंसिडर करेंगे, unless the fair value of the asset received is more clearly evident. Until unless जो हमें मिला है उसकी फेयर वैल्यू एविडेंट है, हम फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप एसेट ही लेते हैं. Therefore, the transaction at fair value of the asset received adjusted for any cash received or paid. Therefore, in case A, patent is measured at 18 lakh rupees, and in case B, it is measured at 20 lakh, 18 plus 2 lakh rupees cash. Okay. क्वेश्चन 10 ज़्यादा कोई काम का नहीं है, यूजलेस क्वेश्चन है. क्या कहता है, एक्स लिमिटेड स्पेंड सम अमाउंट 1 करोड़ रुपए की टुवर्ड्स प्रमोशन फॉर अ फैशन शो बाय वे ऑफ वेरियस ऑन रोड शोज एंड कॉन्टेस्ट. ठीक है, प्रमोशन कर रहा है अपने फैशन फॉर अ फैशन शो. After that event, it realized that the brand name of the entity got popular, and resultantly, subsequent sales have shown a significant improvement. It is further expected that this hike will have an effect over the next 2-3 years. Okay. Advise how the entity should account for the above cost incurred on promoting such show. The promoting cost यानी कि एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट है. एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इंडिया 38 स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है कि इसको हम इंटेंजिबल एसेट नहीं रिकॉर्ड करेंगे. तो दिस शुड बी इन पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस डाल देंगे और कुछ नहीं करेंगे. आंसर क्या है इसका, एक्सपेंडिचर जो है थ्रू इंक्रीज, इसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो है दो, बट इट डज नॉट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट. सच प्रमोशनल कॉस्ट शुड बी एक्सपेंस्ड ऑफ. इसको खर्चे में डाल के पीएनएल में डाल दो, खत्म. क्वेश्चन नंबर 11, सिंपल इजी क्वेश्चन.
कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें. At the end of financial year 2002, the production process is recognized. Just a second. Question 11. एक बार फिर से. An entity is developing a new production process. During 2001 and 2, expenditure incurred was 1000 rupees. पूरे साल में 1000 रुपये का खर्चा, of which 900 was incurred before 1st of March 2002 and 100 was incurred between 1st March to 31st of March. The entity is able to demonstrate that at 1st March, the production process met the criteria for recognition as an intangible asset. ठीक है. The recoverable amount of the know-how embodied in the process, including future cash outflows to complete the process before it is available for use, is estimated to be 500 rupees. During 2002 and 3, yani next year, expenditure incurred is 2000 rupees. At the end of 2003, recoverable amount is 1900 rupees. क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है टैबुलेट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन 2001 and 2 and 2000 sorry and 2002 and 3 as per relevant Ind AS. Ignore effects of amortization. Okay. तो क्वेश्चन में हुआ क्या? 2001-2 में 1000 रुपये का खर्चा है, उसमें से 900 रुपये हमने पहले करे हैं 1 मार्च से, और 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में 100 रुपये करे हैं. 1 मार्च की डेट वो है जब हमने कहा कि इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड करने का क्राइटेरिया फुलफिल होगा. तो 1 मार्च से 31 मार्च के बीच का जो 100 रुपये का खर्चा है, इसको हम इंटेंजिबल एसेट में क्रिएट करेंगे, इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, और जो 900 रुपीज़ है इसको हम P&L में डाल देंगे. ठीक है. सबसे पहले 900 रुपये तो अपने चले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में. 100 रुपये का अपना इंटेंजिबल एसेट क्रिएट हो गया ऑन 31st of March 2002. डन. अब इस दिन को हमें एक रिकवरेबल अमाउंट दे रखी है 500 रुपीज़ की. तो जब भी हमें रिकवरेबल अमाउंट दे, हमें इंड AS 36 के हिसाब से इम्पेयरमेंट लॉस चेक करना है. तो यहाँ पे कैरिंग अमाउंट 100 है, रिकवरेबल अमाउंट 500 है, विच एवर इज लोअर, तो कोई इम्पेयरमेंट नहीं है यहाँ पे क्योंकि कैरिंग अमाउंट लोअर है, तो नो इम्पेयरमेंट. अब 2002-3 में क्या हुआ? 2000 रुपये का और खर्चा हमने कर दिया इसमें अपने इंटेंजिबल एसेट पे. तो कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको हम कैपिटलाइज कर देंगे. 100 रुपये की पहले अमाउंट थी, 2000 की और हो गई, तो अपनी होगी कैरिंग अमाउंट प्लस एक्सपेंस 2000 का 2100 रुपये की आ गई अपनी कैरिंग अमाउंट. रिकवरेबल अमाउंट इस दिन हमें फिर से पकड़ा दिया 1900 रुपये का. 1900 रुपये का ये है, तो इंड AS 36 के हिसाब से हमें इम्पेयरमेंट चेक करनी पड़ेगी. रिकवरेबल अमाउंट अपनी 1900 लेस है व्हेन कंपेयर टू द कैरिंग अमाउंट ऑफ 2100. 200 रुपये का इसका इम्पेयरमेंट लॉस आ गया, जो कि इंड AS 36 में इम्पेयरमेंट लॉस बन जाएगा. दैट्स इट. आंसर फटाफट पढ़ लेते हैं इसका. At the end of financial year 2002, production process is recognized as intangible asset at a cost of 100. Expenditure incurred since the date when recognition criteria is met. Remaining 900 expenditure incurred before 1st of March is recognized as an expense because the recognition criteria were not met until 1st of March. Expenditure does not form part of the cost of production process recognized in the balance sheet date. वही कहानी बस बना के रखिए कि 900 रुपये को हम एक्सपेंस करेंगे और 100 रुपये को हम कैपिटलाइज करेंगे. रीजनिंग क्योंकि वो रिकग्निशन क्राइटेरिया की डेट फुलफिल हुई है 1 मार्च को, उससे पहले की नहीं. फिर एट द एंड ऑफ 2003 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इज 2100. 100 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर प्लस 2000 रुपीज़ का एडिशनल एक्सपेंडिचर. एंटिटी रिकग्नाइजिंग इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 200. एडजस्ट द कैरिंग अमाउंट प्रोसेस बिफोर इम्पेयरमेंट लॉस टू इट्स रिकवरेबल. वही इम्पेयरमेंट लॉस विल बी रिवर्स अगर कोई रिवर्सल की साइंस दिखे हमें फ्यूचर में. तो कुछ नहीं, बस वही ट्रीटमेंट है, उसको हमने वर्ड्स में लिख के दे दिया और कुछ नहीं. Next question, number 12. X Limited is engaged in developing a computer software. The expenditure incurred by X Limited in pursuance of its development of software is given below. Paid 2 lakh towards salaries of program designer. Incurred 5 lakh toward other cost of completion of program design. Incurred 2 lakh towards cost of coding and establishing technical feasibility to establish. Paid 7 lakh for other direct cost after establishment of technical feasibility. Incurred 2 lakh toward other testing cost. A focus group of other software developers was invited to a conference for the introduction of this new software. Cost of the conference aggregated to 70,000. On 15th March, the development phase was complete and a cash flow budget was prepared. Net profit for the year was estimated to be equal to 40 lakh rupees. Interpret how X Limited should account for the above mentioned cost. Okay, तो इस क्वेश्चन में क्या है, ये जो डेट है या ये जो पॉइंट है डी पॉइंट,
दिस कॉस्ट इज इंकर्ड आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टेक्निकल फीसिबिलिटी। तो ये मानेंगे कि ये वाली जो खर्चे हैं ये डेवलपमेंट से रिलेटेड है और इससे पहले के सारे रिसर्च से रिलेटेड है। ठीक है, तो 2 और 5 7 और 2 ये 9 लाख रुपए का खर्चा हम डाल देंगे पीएनएल में। 7 लाख रुपए जो हमने डायरेक्ट कॉस्ट करे हैं आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट एंड 2 लाख रुपए टेस्टिंग कॉस्ट, ये 9 लाख रुपीज हमारे कैपिटलाइज हो जाएंगे। तो ये बनेगा इंटेंजिबल एसेट। और कॉन्फ्रेंस का खर्चा इट इज नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या कुछ और एक्सपेंसेस है कॉन्फ्रेंस के या कोई पूजा के, कोई इनॉग्रेशन के, ठीक है, या मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गए, कोई हमने कॉन्फ्रेंस करी, कोई हवन पूजा करा, तो ये सारे यहाँ पे नहीं होंगे, इसको भी हम पीएनएल में एक्सपेंस करेंगे। ठीक है, दैट्स इट, ये क्वेश्चन का आंसर। पढ़ते हैं ऐसे। Cost incurred in creating a computer software should be charged to research and development expense when incurred until technical feasibility of asset recognition criteria have been established for the product. Here technical feasibility established after completion of detailed program design. तो कह रहे हैं कि जब डिटेल्ड प्रोग्राम डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मानेंगे टेक्निकल फीजिबिलिटी एस्टैब्लिश हो गई। तो यहाँ पे कुछ ऐसा दे तो नहीं रखा डिटेल्ड प्रोग्राम, बट कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम डिजाइन है, इसलिए हमने इसको मान लिया कि ये रिसर्च का है। तो यहाँ पे भी दिस कॉस्ट इज इंकर्ड टू एस्टैब्लिश द टेक्निकल फीजिबिलिटी, तो जब तक एस्टैब्लिश हो ना जाए, एस्टैब्लिश करने के लिए भी हम रिसर्च का पार्ट मानते हैं। ठीक है, तो इन दिस केस 9 लाख जो कि अपनी सैलरी है, प्रोग्राम डिजाइन की कॉस्ट है 5 लाख और कोडिंग एंड टेक्निकल फीजिबिलिटी कॉस्ट 2 लाख वुड बी रिकॉर्डेड एक्सपेंस इन पीएनएल सिंस इट्स बिलोंग टू रिसर्च फेज। तो सैलरी कॉस्ट, प्रोग्राम डिजाइन कॉस्ट और टेक्निकल फीजिबिलिटी, अपनी सैलरी, प्रोग्राम डिजाइन और टेक्निकल फीजिबिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, cost incurred from the point of technical feasibility are capitalized as software, but the conference cost is 70,000 would be expensed off. In this situation 7 लाख और 2 लाख कैपिटलाइज होगा अपने 9 लाख रुपए। ठीक है, सिंपल इजी, बट इतने इसमें वही रिसर्च और डेवलपमेंट अलग करने का था कि कौन सी कॉस्ट रिसर्च की है, कौन सी डेवलपमेंट की। तो बस इतना मानने का, जब भी हमारी एनी कॉस्ट विच इज इंकर्ड आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टेक्निकल फीजिबिलिटी, तब से हम मानेंगे डेवलपमेंट हमारा फेज स्टार्ट हो गया, उससे पहले सारा रिसर्च फेज है। Question number 13. X Limited has started developing a new production process in the financial year 2012. Total expenditure incurred till 30th of September was 1 crore. The expenditure on the development of the production process met the recognition criteria on 1st of July. 1st July को हम कर देते हैं. Records of X Limited show that out of total 1 crore, 70 lakh were incurred during July to September. X Limited publishes its financial results quarterly. Determine how X Limited should account for the development of expenditure. तो हुआ क्या, इसमें से 70 लाख का तो इंटेंजिबल एसेट है और बाकी 30 लाख का अपना पीएनएल में डाल देंगे, खत्म कहानी। Recognize the intangible asset at 70 lakh and 30 lakh of which was already recognized as an expense in the first quarter should not be capitalized. उसको कैपिटलाइज नहीं करना क्योंकि वो जुलाई से पहले के फर्स्ट क्वार्टर में, और वैसे भी एक्सपेंस है रिसर्च से पहले का, तो उसको कैपिटलाइज कर भी नहीं सकते। कुछ नहीं है क्वेश्चन नंबर 13 में। 14 भी सिंपल है, कुछ नहीं है। क्या कहते हैं, एक्स लिमिटेड डिसाइड टू रिवैल्यूएट इंटेंजिबल एसेट्स ऑन 1st of April. On the date of revaluation, the intangible assets stand at a cost of 1 crore and estimated amortization is 40 lakh. Intangible assets are revalued to 1.5 crore, उसको 1.5 crore का कर दिया। Analyze how X Limited should account for the revalued intangible assets in its books of account. हुआ क्या, 1 करोड़ के अपने इंटेंजिबल एसेट है और 40 लाख की अमोर्टाइजेशन है एक्यूमुलेटेड। तो 1 करोड़ में से 40 लाख के 60 लाख रुपए हमारे बचे। रिवैल्यूएशन हमने कर दी करोड़ के, तो 90,000 रुपए का हमें इसमें वो देना पड़ेगा, सॉरी 90 लाख रुपए का हमें इस पे वो गेन आएगा इसमें। ठीक है, रिवैल्यूएशन का 1.5 करोड़ में से 60 लाख चले गए, तो 90 लाख रुपए का अपना रिवैल्यूएशन गेन डालेंगे। दूसरा एक और कंसेप्ट होता है इसमें कि हमारी जो क्या कहते हैं कॉस्ट है वो है 100, मतलब 1 करोड़ की। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 40 लाख की और 60 लाख रुपए का हमारे पास वो बचे एसेट। अब हमने इसको रिवैल्यू कर दिया है 1.5 करोड़ पे। 60 लाख को हमने 1.5 करोड़ पे कर दिया, तो हुआ क्या, जो चेंज हुआ है वो 2.5 गुना है, यानी 150 डिवाइड बाय 60 अगर हम करें
150 डिवाइड बाई 60 तो 2.5 गुना चेंज आया, यानी अगर 60 लाख को हम 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो 150 यानी 1.5 करोड़ बैठा है। तो ऐसे ही हम जो 100 है इसको भी 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें, अपनी डेप्रिसिएशन को भी 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें, अमोर्टाइजेशन को 100 इंटू 2.5, अपनी जो नेट कॉस्ट है अपने एसेट की वो बन जाएगी 250, और 40 इंटू 2.5 बन जाएगा 100, तो फिर भी हमारे 150 रुपये की रिवैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दो अलग अलग तरीके हैं। इंडेक्स 16 में ये ज़्यादा हम पढ़ते हैं, इंडेक्स 16 में सबसे पहले वहीं पे ये आता है, तो वहाँ पे इसको और डिटेल में देख सकते हैं। अभी के लिए यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नहीं है, क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। फिर भी एक बार आंसर देखते हैं इसका। द इंटेंजिबल एसेट्स आर रिवैल्यूड एट 1.5 करोड़ ऑन एन अमोर्टाइज्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिस विच इज 2.5 टाइम्स इंक्रीज फ्रॉम इट्स नेट वैल्यू। नेट वैल्यू अपनी 60 लाख थी, उसमें से 1.5 करोड़ हो गया, तो 2.5 गुना ज़्यादा ये हो गया। Thereby applying the existing ratio of accumulated depreciation to the cost of revalued gross up amount would be 2.5 करोड़ और 1 करोड़ रुपए की amortization. Alternatively 9 लाख से 90 लाख से हम इंक्रीज भी कर सकते हैं अपने नेट ब्लॉक को, जो हमने पहले निकाला भी था ये कि 90 लाख से इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। रिवैल्यूएशन गेन, नथिंग स्पेशल, नथिंग इंपॉर्टेंट, खत्म। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लेट्स सी। One of the senior engineers at XYZ has been working on a process to improve manufacturing efficiency and consequently reduce manufacturing cost. This is a major project and has the full support of XYZ board of directors. The senior engineer believes that the cost reduction will exceed the project cost within 24 months of their implementation. Regulatory testing and health and safety approval was obtained on 1st of June 2005. This removed uncertainties concerning the project, which was finally completed on 20th of April 2006. Cost of 18 lakh rupees incurred during the year till 31st of March 2006 have been recognized as an intangible asset. इसको हमने intangible asset recognize कर दिया. An offer of 7,80,000 for the new developed technology has been received by potential buyer, but it has been rejected by XYZ Limited. Utkarsh believes that the project will be a major success and has the potential to save the company 12 lakh rupees in perpetuity. Director of Research at XYZ, that is Neha, who is a qualified electronic engineer, is seriously concerned about the long-term prospects of the new process, and she is of the opinion that the competitors would have developed a new technology at some time, which would require to replace the new process within 4 years. She estimates that the present value of future cost savings will be rupees 9,60,000 over this period. After that, she thinks that there is no certainty about its future. Okay. Advise the appropriate accounting treatment for the aforesaid issue for the year ended 31st of March 2006. तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 15. लेट्स एनालाइज. तो XYZ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, ठीक है, जिससे उसकी मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉस्ट रिड्यूस होगी, इस समय है, ठीक है. तो एक तो ये इंटेंजिबल एसेट है या नहीं, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट. रीजन मीन इसकी कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड, कंपनी के पास इसका कंट्रोल है, फुल सपोर्ट है मैनेजमेंट की, और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी है, क्योंकि इसको लगता है कंपनी को कि विद इन 24 मंथ्स द कॉस्ट रिडक्शंस विल एक्सीड द प्रोजेक्ट कॉस्ट. तो इट इज एन इंटेंजिबल एसेट. अब 1 जून 2005 वो डेट है जब इसकी टेक्निकल फीजिबिलिटी इस्टेब्लिश हो गई, क्योंकि 1 जून को हमें अप्रूवल भी मिल गया, टेस्टिंग भी हो गई, इसकी रेगुलेटरी टेस्टिंग, हेल्थ एंड सेफ्टी अप्रूवल भी हो गए, अपनी अनसर्टेनिटीज भी रिमूव्ड हो गई कंसर्निंग द प्रोजेक्ट. तो सब कुछ 1 जून को यहाँ पे हमारी रिसर्च खत्म हो गई एक तरीके से, और टेक्निकल फीजिबिलिटी एस्टैब्लिश हो गई. तो 1 जून से पहले की सारी कॉस्ट अपनी P&L में एक्सपेंस होनी चाहिए, और 1 जून के बाद की सारी एक्सपेंसेस कैपिटलाइज होनी चाहिए इंटेंजिबल एसेट में. इंटेंजिबल एसेट अपना 20th ऑफ अप्रैल जो हमारा प्रोजेक्ट है 20th ऑफ अप्रैल 2006 को कंप्लीट भी हो गया. लेकिन जो 31 मार्च 2006 का ईयर एंड है, यानी 1st ऑफ अप्रैल 2005 टू 31st ऑफ मार्च 2006, इस पूरे साल में 18 लाख रुपए का खर्चा भी हुआ, और उस खर्चे को कंपनी ने इंटेंजिबल एसेट क्रिएट कर दिया, विच इज रॉन्ग. होना क्या चाहिए, अप्रैल से लेके मई तक का खर्चा, विच इज 2 months एक्सपेंस, शुड बी P&L,
एंड जून से लेके 1 जून से लेके 31 मार्च, जून से 31 मार्च 10 मंथ्स का एक्सपेंस इसको हमें कैपिटलाइज करना चाहिए पीएनएल में। तो 18 लाख को हम प्रो रेटा बांटेंगे इसको 18 लाख इंटू में 2 मंथ्स डिवाइडेड बाई 12 एंड 18 लाख इंटू में 10 मंथ्स डिवाइडेड बाई 12। ये आता है 3 लाख रुपीज एंड रिमेनिंग 9 लाख 15 लाख रुपए। ठीक, तो 15 लाख का अपना इंटेंजिबल एसेट होना चाहिए और 3 लाख अपने पीएनएल में चले जाने चाहिए। बट हमने क्या करा, इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड कर दिया, तो एक एंट्री रिवर्स होनी चाहिए। इंटेंजिबल एसेट को हम कम करेंगे कितने से, 3 लाख से, पीएनएल में चार्ज करेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट होगा कितना, 3 लाख से, और इंटेंजिबल एसेट हो जाएगा। तो बीइंग रिवर्सल ऑफ इंटेंजिबल एसेट या बीइंग अमाउंट pertaining to the research phase expensed off in P&L and written down from intangible asset। ठीक है, सबसे पहले तो ये होगी अमाउंट। अब 31 मार्च 2006 को जो ईयर एंड हो रहा है, उस दिन हमारी जो इंटेंजिबल एसेट की अमाउंट हो गई वो होगी 15 लाख। हमने 18 लाख करी थी बट 15 लाख रुपए हमने बना दी क्योंकि 3 लाख रुपए यहाँ से हमने कम कर दिए। सबसे पहला पार्ट तो यहाँ पे खत्म होता है। ओके, अब आता है सेकंड पार्ट, इसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग एज पर इंडिया 36। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के लिए हमें चाहिए होती है रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, एंड एज पर इंडिया 36 रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ओके, अब यहाँ पे हमें एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, एन ऑफर ऑफ 7,80,000 फॉर द न्यू डेवलप्ड टेक्नोलॉजी हैज बीन रिसीव्ड बाय द पोटेंशियल बायर बट इट हैज बीन रिजेक्टेड बाय XYZ। यानी 7,80,000 इसकी एक फेयर वैल्यू हम कॉस्ट लेस कॉस्ट टू सेल मान लेते हैं क्योंकि ये हमें एक मिल रहा है एक बायर से कि वो 7,80,000 रुपए में खरीदने के लिए रेडी है। ये होगी अपनी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब दूसरा आता है वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज इज बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स या फ्यूचर कैश इनफ्लोज, उसकी हम करेंगे एडजस्टेड बाय आउटफ्लोज। तो ये होती है अपनी वैल्यू इन यूज एज पर इंडिया 36। तो यहाँ पे दो अमाउंट दे रखी है। एक तो उत्कर्ष कोई पर्सन है, उसको लगता है कि ये काफी मेजर सक्सेस है हमारे कंपनी के लिए और हमें 12 लाख रुपए हमें बच सकते हैं इन परपेचुअली, यानी एंड टाइम तक हमें 12 लाख रुपए बचते रहेंगे। बट उसी तरफ एक नेहा है जो एक क्वालिफाइड है, ऊपर से डायरेक्टर है अपने रिसर्च डिपार्टमेंट की। उसको लगता है कि कॉम्पिटिटर हमें टक्कर दे देंगे और हमें सिर्फ 4 साल तक ही बेनिफिट मिलेगा और उस बेनिफिट की जो भी प्रेजेंट वैल्यू है वो है 9,60,000। ओके, अब उत्कर्ष कौन है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी एरा गैरा बंदा है, उसने कह दिया भाई 12 लाख रुपए बचेंगे, तो इसकी बात की कोई वैल्यू नहीं। बट नेहा इज अ क्वालिफाइड पर्सन, क्वालिफाइड पर्सन है, वो एस्टिमेट्स लगा सकती है कि इस टेक्नोलॉजी की क्या वैल्यू है। उसको लगता है सिर्फ 9,60,000 रुपए वैल्यू है प्रेजेंट में। तो दिस व्हेन कंपेयर टू 12 लाख एंड 9,60,000, हम 9,60,000 को एक एस्टिमेट रिलायबल है बट 12 लाख इज नॉट एट ऑल रिलायबल। तो 9,60,000 हमारी वैल्यू बनेगी। और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, तो वैल्यू इन यूज बनी 9,60,000। अब विच एवर इज हाइएस्ट में से अगर हमें रिकवरेबल अमाउंट सेलेक्ट करनी है, इट विल बी 9,60,000। तो रिकवरेबल अमाउंट बन जाएगी 9,60,000 रुपए। इसको जब हम कंपेयर करेंगे 15 लाख माइनस 9,60,000 तो 5,40,000 रुपए का इम्पेयरमेंट लॉस आ गया एज पर इंड AS 36। तो इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू हमें इतने से और कम करनी पड़ेगी। एक और जर्नल एंट्री बनेगी यहाँ पे, इम्पेयरमेंट लॉस टू इंटेंजिबल एसेट 5,40,000। तो 31 मार्च 2006 को इंटेंजिबल एसेट की कैरिंग अमाउंट आ जाएगी आफ्टर इम्पेयरमेंट 9,60,000। ये होगी इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। एक इम्पेयरमेंट लॉस बुक होगा, एक रिवर्सल होगा पीएनएल में 3 लाख रुपए का, कैरिंग अमाउंट बनी 9,60,000। इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट था जो वो है इंड AS 36 की ट्रीटमेंट, हाउ टू कैलकुलेट द रिकवरेबल अमाउंट। एक ये है अपनी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड दूसरा वैल्यू इन यूज निकालने के लिए हमने
नेहा की एक्सपर्टीज यूज करिए, ना कि इस उत्कर्ष की। ऐसे का सॉल्यूशन। ICI का solution, Ind AS 38, as per Ind AS 38, intangible asset requires an intangible asset to be recognized if and only if certain criteria are met. Regulatory approval 1st of June को मिल गया, was the last criteria to be met. The other criteria were intention to complete the asset, क्योंकि हमें full support है मैनेजमेंट की, फाइनेंस अवेलेबल है इस प्रोजेक्ट के लिए, कॉस्ट इसकी रिलायबली मेजर्ड होगी जो 18 लाख रुपए की कॉस्ट थी, और बेनिफिट्स हमें 2 साल में इसके मिल जाएंगे। फिर कहते हैं सिंस द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड ऑन 20th of April, 31st March, अमाउंट ऑफ 15 लाख शुड बी कैपिटलाइज। 18 लाख को 10 मंथ में इसको प्रोरेटा हम डालेंगे, एंड द बैलेंस शुड बी एक्सपेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस 3 लाख रुपए का, जो भी 1 जून से पहले का एक्सपेंस है। इसके बाद को हमने कैपिटलाइज कर दिया। फिर Ind AS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स के हिसाब से, इट रिक्वायर्स एन इंटेंजिबल एसेट्स which is not yet available for use to be tested for impairment annually. अब जो कैश फ्लो है 12 लाख का परपेचुटी में, और उसके कंपैरिजन में 9,60,000 की अपनी प्रेजेंट वैल्यू है, उसमें से हम 9,60,000 को सिलेक्ट करेंगे। रीजन बीइंग वो एक एस्टिमेट है फ्रॉम अ टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन। तो 9,60,000 इज ग्रेटर देन द ऑफर रिसीव्ड ऑफ 7,80,000 रुपीज, जो एक बायर ने दिया था टू बाय दिस लाइसेंस, टू बाय दिस प्रोजेक्ट। तो 9,60,000 बन जाएगी रिकवरेबल अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट शुड बी कॉन्सिक्वेंटली रिड्यूस टू 9,60,000। 18 लाख रुपए का अपने रिकॉर्ड करा था, इसमें से 3 लाख P&L में डाल के बैलेंस 15 लाख का इंटेंजिबल एसेट था। इसमें से भी हम इसको इम्पेयरमेंट कर देंगे 5,40,000 की, तो 9,60,000 का हमारा बन जाएगा इंटेंजिबल एसेट ऑन 31st of March 2006। यही कैलकुलेशन यहाँ पे करी हुई है। कैरिंग अमाउंट 15 की है, रिकवरेबल अमाउंट ये आ गया इम्पेयरमेंट लॉस 2005-6 का। जर्नल एंट्री करने के लिए हमने P&L में डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर डाल दिया, इम्पेयरमेंट लॉस डाल दिया, और इंटेंजिबल एसेट को हमने कम कर दिया 8,40,000 से। तो हमने 18 लाख रुपए का रिकॉर्ड कर रखा था, उसमें से 8,40,000 कम करके 9,60,000 की वैल्यू बन गई अपनी इंटेंजिबल एसेट की ऑन 31st of March 2006। दैट्स इट।